हेलो एवरीवन। बात करने वाले हैं हम मैराथन ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो अगर मैं सेल सिग्नलिंग की बात करती हूँ तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करती हूँ सी एस आई यू जी सी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी जो मैंने प्रॉपर क्लासेस ली हैं, अगर प्रॉपर क्लासेस की बात करती हूँ तो आपको मेरे प्ले लिस्ट में इनकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज मैं सिर्फ मैराथन कराने वाली हूँ, तो जितनी भी पाथवेज हैं हम फिगर के थ्रू डिस्कस करेंगे। हम ऐसे डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको जल्दी भी हो जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर किसी को प्रॉपर क्लासेस देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अगर मैं बात करती हूँ फ्री क्लासेस की, तो मेरी जो फ्री क्लासेस हैं वो तुम्हारी यूट्यूब पे भी होती हैं और तुम्हारी अनअकैडमी पे भी होती हैं। तो दोनों जगह मेरी फ्री क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी पे जो होती हैं वो स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्री होती हैं तुम्हारी, तो वो तुम उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए कुमकुम गौतम नाम करके सर्च करना अनअकैडमी पे, जिसकी वजह से आपको फिर करना है फॉलो। यहाँ पे जाके क्लिक कर लेना है, फॉलो कर लेना है, जिसकी वजह से मेरी जब भी कोई क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे क्लासेस के, तो आप ये सब कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे प्लस कोर्स की, प्लस कोर्स कौन सा होता है? जो तुम्हारा पेड कोर्स होता है, मतलब तुम्हें पे करना होता है उसके लिए। और जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो फ्री क्लासेस होती हैं, तो आप वहाँ पे जाके फ्री क्लासेस ले सकते हैं। पेड कोर्सेज के फ़ायदे क्या हैं? पेड कोर्सेज के फ़ायदे ये हैं कि आपको एक तो क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। ठीक है, क्लासेस आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं। पेड में क्या होगा, आपको पूरा अच्छे से आपका रिवीजन कराया जाता है, और सारा कोर्स, जितना भी आपका कोर्स है वो सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। कोर्स कंप्लीट कराने के साथ साथ आपकी जो क्लासेस होती हैं वहाँ पे रेगुलर होती हैं, क्योंकि आपने पे किया है तो आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं। वहाँ पे आपका प्रॉपर कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। आपकी वहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, जितने भी टीचर्स की आप लाइव क्लासेस ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पढ़ने की इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी लाइव क्लासेस ले सकते हो। वहाँ पे मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है, मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है प्रॉपर एक एग्जाम के लिए। हर वीक में आपकी क्विज हो जाती है, तो वो क्विज करना भी, अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वो वहाँ पे डाले जाते हैं। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। आप जैसे इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको CSI UGC नेट को सर्च करना है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन आएगा, यहाँ पे CSI UGC नेट को सर्च करो और सब्सक्रिप्शन लेना है। आप जो सब्सक्रिप्शन है, आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं, आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 मंथ्स का ले सकते हैं, 24 मंथ्स का ले सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा अगर नवंबर 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आई थिंक उसके लिए 3 मंथ्स का इनफ है, अगर उसकी नॉलेज पूरी है तो 3 मंथ्स का इनफ है। इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के साथ साथ आपका मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, तो आप ये कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ 6 मंथ्स वाले की, तो आई थिंक अभी तो कोई यूज़ नहीं है 6 मंथ्स वाले का। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा नवंबर में एग्ज़ाम है, और फिर आगे एग्ज़ाम होगा, जून में एग्ज़ाम होगा, तो आई थिंक 12 मंथ्स का आपके लिए इनफ रहेगा। 12 मंथ से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा रेगुलर क्लासेस के थ्रू। आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार। रिवीजन के साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो मॉक टेस्ट के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 12 मंथ्स वाला आई थिंक बेटर रहता है। तो जो कोई भी बच्चा अगर मास्टर्स के अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है, वो 24 मंथ्स वाला ले सकता है। इससे क्या होगा, आपका मास्टर्स का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आपका क्या होता है, आपका JRF जो है मास्टर्स खत्म होते होते हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं। अगर नॉर्मली पेमेंट की बात करती हूँ तो अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है, लेकिन आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कुमकुम 10। इसे यूज़ करने से क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिलेगा। और 10% ऑफ के साथ साथ मेरे कोर्स के साथ साथ आपको जितने भी और टीचर्स हैं, आपको सबके कोर्सेज मिलते हैं। तो अब कुमकुम 10 आपको अप्लाई करना नहीं भूलना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, तो मेरे कोर्स के साथ साथ आपको सबके कोर्सेज मिल जाएंगे। अबाउट 10,395 आपको पे करना होता है फॉर 1 ईयर। अगर 1 साल की बात करती हूँ तो आपको 10,395 पे करना होता है। उसके बाद आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट। आप जैसे आगे जाएंगे, आपको 10% ऑफ, इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा बाय अप्लाइंग कुमकुम 10। तो मेरे जो होता है वो 10% ऑफ मिल जाता है। आप जो पेमेंट है, पेमेंट का मेथड आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू कर सकते हैं, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। अगर मैं बात करती हूँ EMI वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है, मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। नो इंटरेस्ट, मतलब आपको 10,395 आपको पे करने हैं, और वो भी तुम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो।
ठीक है, जैसे 1000 रुपीज़ पर मंथ कर दिया, तो आप ऐसे पे कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेड लेना है नहीं लेना है। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपको पेड लेना चाहिए। आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है बाय अप्लाइंग कुमकुम 10, और जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, 10% ऑफ मिल जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेल सिग्नलिंग की। तो ये मैराथन है, और तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं सारे पाथवेज लेके आई हूँ, और नॉर्मली मैं तुम्हें फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर मैं डिटेल की बात करती हूँ तो डिटेल में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ एक पर्टिकुलर वीडियोज़ बना के। तो अगर किसी बच्चे को डिटेल देखनी है तो वो मेरी प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं वो देख लें, जो प्रीवियस में लेक्चर्स हैं वो देख लें। प्ले लिस्ट में तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, कुमकुम गौतम जो होगा उसका देख सकते हो, और वहाँ पे तुम्हें सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग की अगर मैं बात करती हूँ, तो देखो सेल सिग्नलिंग का पहले ही मतलब समझ लेते हैं होता क्या है। अब क्या होता है कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे किसी से बातचीत करनी पड़ती है। अगर मैं किसी से फ़ोन नहीं करूँगी, किसी से बात नहीं करूँगी, तो ऑब्वियसली एक जगह की चीज़ जो है वो दूसरी जगह पे कैसे जाएगी। तो ये होता है हमारे सेल का फंक्शन, क्योंकि सेल को बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उसको दूसरी सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, उसके बाद बात करनी होती है, उसके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल सिग्नलिंग भी। जैसे अगर तुम्हारा कोई भी हार्मोन आया है, कोई हार्मोन है, और तुम्हारे डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, तो डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन को यहाँ जगह पे पहुँचना, मतलब अगर तुम्हारा डेवलपमेंट होना है ब्रेन का, अगर वो हार्मोन ब्रेन में नहीं पहुँचेगा तो डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए तुम्हें कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, सिग्नलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिकली तुम्हें एक दूसरे से कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो एक दूसरे के साथ एक सेल सिग्नलिंग शो करती है, जिसकी वजह से वो आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। ओके, अब हो सकता है सेल डायरेक्टली सेल के साथ कांटेक्ट कर रही हो, या फिर सेल मैट्रिक्स के साथ कांटेक्ट कर रही हो। तो इंटरेक्शन कैसा भी हो सकता है, सेल सेल के साथ भी कर सकती है, और अब उसके इन्वायरमेंट जो उसको सराउंड करता है, मैट्रिक्स जो सराउंड करता है, उसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है। जैसे इंटेग्रिन्स हो गए, कैदरिन्स हो गए, इनकी क्लासेस मैं ले चुकी हूँ, लेकिन मैं एक इसके ऊपर भी मैराथन बना दूंगी, जो तुम्हारा पूरा का पूरा वहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारा ये मतलब ये पूरा समरी फॉर्म में है जो आज मैं कराने वाली हूँ। अब मोड ऑफ सेल सिग्नल की बात करते हैं तो 3 टाइप की होती है। पहली होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा कोई हार्मोन है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें फिगर के थ्रू समझा देती हूँ सारी चीज़ें। देखो एंडोक्राइन सिग्नल में क्या होता है, तुम्हारा जो बनाया ये तुम्हारी सोर्स सेल थी। सोर्स मतलब क्या होता है, जहाँ से वो चीज़ बनती है। तो ये तुम्हारी इस सेल ने बनाया और इस हार्मोन का सीक्रेशन करा। इसने क्या करा, उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया। ब्लड के थ्रू क्या करेगा, वो जहाँ पे भी उसको जाना होगा वो उस टारगेट सेल से बाइंड कर जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे एक ऑर्गन है, जैसे तुम्हारे पिट्यूटरी ने कोई चीज़ बनाई, अब वो जाके कहाँ काम कर रही है, वो तुम्हारे बोन्स पे जाके काम कर रही है, वो तुम्हारे लिवर पे जाके काम कर रही है, वो तुम्हारे इंटेस्टाइन पे जाके काम कर रही है, वो तुम्हारे पैंक्रियास पे जाके काम कर रही है, ओवरीज पे जाके काम कर रही है। तो ये जो होता है वो होता है तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें कोई डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो ब्लड के थ्रू अपना फ्लो कर सकता है, ब्लड में फ्लो कर सकता है, तो कोई डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डक्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक पाथवे होगा, एक पर्टिकुलर ट्यूब जैसे तुम बोलते हो पानी का, या फिर तुम पानी ऐसे फैला रहे हो, या फिर तुम उसको किसी पाइप के थ्रू भेज रहे हो, तो वो डक्ट हो जाएगा, वो डक्टलेस हो जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तुम्हारा वैसे क्लियर हो जाएगा। इन द signaling molecules are secreted by the specialized endocrine cells and are carried through the circulation to act on the target cells at distant body sites। मतलब क्या हुआ कि एक अगर सेल मेरी यहाँ पे थी, तो दूसरी वाली सेल अगर मेरी यहाँ पे है, तो डिस्टेंट साइट्स पे भी अपनी इंफॉर्मेशन पहुँचा सकता है, जैसे तुम्हारे हॉर्मोन्स होते हैं। अब बात करते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग की। पैराक्राइन सिग्नलिंग का मतलब होता है जब तुम्हें पास वाली किसी आंटी से बात करनी है, या फिर किसी से भी बात करनी है, तो तुम आपस में नेबर जो सेल्स बात करती हैं आपस में कि इसका कैसे होना चाहिए, इसका वैसे होना चाहिए। तो ये होता है, वो तुम्हारी पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। फिगर के थ्रू एक बार देख लेते हैं क्या होती है। देखो
पैरासिग्नल सिग्नलिंग क्या होती है, जैसे इस सेल ने तुम्हारा कोई सिग्नल प्रोड्यूस करा, मतलब जैसे मेरे मन में कोई बात आई, मुझे किसी ने फ़ोन पे बताई, मेरे मन में कोई बात आई, मैं क्या करूँगी, जाके इस सिग्नल को अपने पड़ोस वाली आंटी के साथ शेयर करूँगी। ये मेरी टारगेट सेल हो गई। ये आपस में उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगी, या फिर जो भी शेयर करना है, तुम्हें बढ़ना चाहिए, तुम्हें नहीं बढ़ना चाहिए, कितना डेवलप करना है, कितना डिवीजन करना है, तो जो भी इनके बीच में बात होती है, ये होता है पैराक्नाइन। जब मैं नेबर वाली सेल से जब बात करूँगी तो वो पैराक्नाइन सिग्नलिंग होती है। एक बार उसके थ्रू देख लेते हैं। A molecules which is released by the one cell act on the neighboring target cells. An example is provided by the action of the neurotransmitters in carrying the signal. ये मैं तुम्हें करा चुकी हूँ एक बार कि ये तुम्हारा प्री सिनेप्टिक हो गया, ये तुम्हारा पोस्ट सिनेप्टिक हो गया, ये हो गया तुम्हारा साइनेप्स। अब जो मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो इसमें प्री सिनेप्टिक में होते हैं, वो फ्यूज़ करने के बाद कहाँ रिलीज हो जाते हैं, ये आ जाते हैं सिनेप्स में। अब ये जो सिनेप्स होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं तुम्हारे पोस्ट के साथ में, तो ये क्या हुआ, नेबर सिग्नलिंग हुई, पास में सिग्नलिंग हुई, प्री से पोस्ट में आ रहा है, तो ये नेबर सिग्नलिंग हुई, तो ये होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। नेक्स्ट आता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब है वो खुद को ही इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, खुद को ही इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि मुझे और इंक्रीज करना है या फिर मुझे और बढ़ाना है, वो खुद को ही समझा रहा है। जैसे कभी कभी तुम डाउन होते हो, कभी कभी तुम्हें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होते हो, तो तुम सॉन्ग्स के थ्रू खुद को समझाते हो, आप खुद को मोटिवेट करते हो, तो उसको बोला जाता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। Some cells respond to the signaling molecules that they themselves product. खुद के प्रोडक्ट को ही बनाने के लिए वो खुद को ही सिग्नल करती रहती हैं। जैसे तुम्हारी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं कि अगर कोई एंटीजन आता है तो वो खुद को ही बोलती रहती है कि मुझे और बनना है, मुझे और प्रोलिफरेट करना है, जिसकी वजह से मैं इस एंटीजन को मार पाऊँ। तो जो टी सेल्स होती हैं वो मेरी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू फंक्शन करती हैं। अगर और एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो तुम्हारा जो फेमस एग्जाम्पल जो मेरे को हर चीज़ सिचुएशन में याद आ जाता है, जैसे आर हो गया और E2F हो गया, ये तुम्हारी कब, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये तुम्हारा G1 से एस फेज में ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ये आरबी का फॉस्फोराइलेशन करके इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, तो ये जो E2F है ये खुद को ही सिग्नल करता रहता है, बार बार खुद को ही सिग्नल करता रहता है कि मुझे और बनाओ, मुझे और बनाओ। तो ये होती है तुम्हारी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, इसमें डिफरेंस समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो, अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स की, ये हम बाद में बात करने वाले थे, लेकिन मैं पहले तुम्हें समझा देती हूँ कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी मैसेंजर होता है और एक होता है सेकेंडरी मैसेंजर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आएगी, जैसे यहाँ पे आई तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, ये हो गया तुम्हारा रिसेप्टर, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आई, इससे लिगेंड बाइंड करेगा, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी मैसेंजर हो गया जो इस इन्फॉर्मेशन को लेके आया है, ये इस इन्फॉर्मेशन को लेके आया है। अभी जो प्राइमरी मैसेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन बाहर तक छोड़ दी, अब क्या होगा, मुझे वो इन्फॉर्मेशन अंदर लेके जानी थी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रिसेप्टर होते हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से अटैच्ड रहते हैं। जैसे अगर मैं GPCR की बात करती हूँ तो जिसमें कौन सा होता है, GPCR में अगर मैं बात करती हूँ, ये क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, इसके साथ एक G प्रोटीन्स होती हैं वो अटैच्ड रहती हैं। अब क्या होता है, ये G प्रोटीन क्या करती है, सिग्नलिंग को आगे पहुंचा देती हैं और जो तुम्हारे सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती हैं। सेकेंडरी मैसेंजर का काम क्या होता है कि जो तुम्हारा सिग्नल आया था उसको एम्पलीफाई करके उसको और दो गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ा के उसको आगे पास कर देती हैं। तो जो भी तुम्हें काम करवाना था, जैसे तुम्हें ग्लाइकोजन को तोड़वाना था ग्लूकोज में, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके भेजेंगे ग्लाइकोजन के एंजाइम के पास में, जो ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तो ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज। तो जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं अगर मैं सेल सिग्नलिंग की बात कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि एक तो एम्पलीफिकेशन करा रहे हैं, एम्पलीफिकेशन के साथ साथ वो एक मैसेज को ऊपर से, मतलब जो ऊपर जो प्राइमरी मैसेंजर आया उसको नीचे तक पहुंचा रहे हैं, जहाँ पे उसका टारगेट सेल था, जहाँ पे उसका काम करना चाहिए था, वहां तक पहुंचाते हैं। अब कुछ सेकेंडरी मैसेंजर की बात कर लेते हैं। ये जो होंगे तुम्हारे हर चीज़ में काम आने वाले हैं, तो तुम्हें याद रहना चाहिए। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर है, कौन सा नहीं है, ठीक है। पहला आता है साइक्लिक गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट, दैट इज CGMP। CGMP अगर मैं बात करती हूँ तो CGMP जो मेरा रिक्वायर होता है वो बहुत सारी चैनल्स में रिक्वायर होने वाला है, मेरे बहुत से प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करने वाला है। इसके बारे में डिटेल में हम पाथवेज के थ्रू बढ़ते जाएंगे, अभी सिर्फ तुम्हें नाम बता रही हूँ सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं।
तो तुम्हारा CGMP हो गया, ये तुम्हारे आयन चैनल को एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करेगा और जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है वो आगे तक पहुंचाएगा। अगर मैं डायसाइल ग्लिसरॉल की बात करती हूँ, अगर डेक की बात करती हूँ, तो ये एक्टिवेट करता है सर्टेन प्रोटीन काइनेसिस को। ये बहुत सारी जो प्रोटीन काइनेसिस हैं उनको एक्टिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, 1 सेकेंड, देखो क्या होता है। अगर मैं डेक की बात करती हूँ तो तुम्हारे एक्टिवेट करता है सर्टेन प्रोटीन काइनेसिस को। ये भी मैं बताऊंगी डेक कैसे एक्टिवेट होता है, कहाँ से एक्टिवेट होगा, ये सब मैं बताऊंगी। फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। जो PIP2 होता है वो तुम्हारे दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एक होता है डेक, ठीक है, एक होता है IP3। तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों जो मेरे हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरे कैल्शियम आयन को एक्टिवेट करने के लिए, कैल्शियम आयन को रिलीज करते हैं। और ये जो कैल्शियम आयन होता है ये भी तुम्हारा एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो तुम्हारे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, कैल्शियम कार्निडिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और बहुत सारी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम मैसेंजर। अगर मैं मसल कॉन्ट्रेक्शन की बात करती हूँ तो सारा मेन रोल जो होता है इसी का होता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर मैं CMP की बात करती हूँ तो बहुत सारे पाथवेज में CMP का यूज होता है। क्या होता है, जो तुम्हारा ATP है वो CMP में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडेनालाइल साइक्लेज। ये मैं अभी आगे बात करूँ तो डोंट वरी, इसको पूरा समझाऊंगी। अभी तुम बस इतना देख लो कि ये सेकेंडरी मैसेंजर्स है। तुम्हारा CMP हो गया, IP3 हो गया, डेक हो गया, CGMP हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे सेकेंडरी मैसेंजर हैं तो तुम्हारे सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे पहुंचाने में हेल्प करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं, एक होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड द न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ किसी भी रिसेप्टर्स की, जैसे अगर ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है तुम्हारी और मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है रिसेप्टर। तो क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट, विच आर नॉट एबल टू क्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए एबल नहीं है, तो ये रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं। दे यूज टू बाइंड ऑन द रिसेप्टर, इनको बाइंड करना पड़ेगा रिसेप्टर से, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आगे ऐसे पहुंचाई जाएगी, ये खुद नहीं जा सकते अंदर। अगर मैं नॉर्मली बात करती हूँ किसी भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की, अगर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की बात करती हूँ, दे रिक्वायर रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि उनको रिसेप्ट करने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि वो खुद अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ स्टेरॉयडल हार्मोन्स की, जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं और जो न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिलीज होती हैं, वो क्या होती हैं, ये स्टेरॉयडल जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे तुम्हारा जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, और ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल्स हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, लिपिड सॉल्युबल है। अगर ये लिपिड सॉल्युबल है तो मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑलरेडी वो भी लिपिड सॉल्युबल है। तो ये क्या करती है, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल इजिली पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली पास कर जाते हैं और ये तुम्हारी साइटोप्लाज्म में आके या फिर न्यूक्लियर में जाके ये अपना जो रिसेप्टर फैमिली है वहाँ पे जाके बाइंड कर सकते हैं, अपना सिग्नल शो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एक स्टेरॉयडल हार्मोन में और एक पर्टिकुलर नॉर्मल हार्मोन में जो तुम्हारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है। Now, these receptors are expressed on the target cell surface, but some receptors are intracellular proteins located in the cytosol or in the nucleus. हो सकता है वो साइटोसोल में डायरेक्टली जाके बाइंड कर जाए, हो सकता है वो न्यूक्लियस में भी एंटर कर जाए और डायरेक्टली न्यूक्लियस में भी एंटर कर सकते हैं। So these intracellular receptors respond to the small hydrophobic signaling molecules that are able to diffuse, जिनके पास ये पावर है कि वो easily diffuse हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्यों? क्योंकि ये एक स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाएंगे, तुम्हारे साइटोप्लाज्म में भी आ सकते हैं और तुम्हारे न्यूक्लियस में भी एंटर कर सकते हैं। वो अपने पर्टिकुलर जो को एक्टिवेटर्स हैं उनसे बाइंड कर जाएंगे और बाइंड करने के बाद अपना जो सिक्रीशन है, जो उसका काम था वो सारा करके चले जाते हैं। अगर स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करती हूँ तो जैसे तुम्हारा थायराइड हार्मोन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, विटामिन हो गए, कुछ रेटिनोइक एसिड्स हो गए, तो ये जो होते हैं सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एक्डायोसोन, ये सारे के सारे जो हैं वो तुम्हारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ टेस्टोस्टेरोन की, ईस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरोन की, ये सारे के सारे जो मेरे फॉर्म हो रहे हैं वो बन रहे हैं कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल जो है इन सब का प्रिकर्सर है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन हार्मोन्स को बनाने के लिए, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन होगा, चाहे ईस्ट्रोजन होगा, चाहे प्रोजेस्टेरोन होगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इन सब का जो प्रिकर्सर है वो कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं स्टेरॉयडल फैमिली से। स्टेरॉयडल फैमिली मतलब लिपिड सॉल्युबल फैमिली और हाइड्रोफोबिक फैमिली। Now, testosterone, estrogen, and the progesterone are the sex steroids which are produced by the gonads. The corticosteroids are produced by the adrenal glands. तो जिससे corticosteroid हो गया तुम्हारे, ये सारे के सारे तुम्हारे वाटर हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, लिपिड सॉल्युबल नेचर के हैं, तो इजीली पास कर सकते हैं, वो तुम्हारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी जाके बाइंड कर सकते हैं और स्टेरॉइड हार्मोन डायरेक्टली तुम्हारे साइटोप्लाज्म में आके भी तुम्हारे एक्टिवेटर से बाइंड कर सकते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल है तुम्हारे ईस्ट्रोजन का। ईस्ट्रोजन का प्रिकर्सर कौन हुआ, कोलेस्ट्रॉल इसका प्रिकर्सर हुआ। कैसे नेचर का है ये, स्टेरॉयडल नेचर का है। और कैसा बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो ये ईजिली क्या करता है, ये तुम्हारे प्लाज्मा मेमोरी को, ये तुम्हारी प्लाज्मा मेमोरी थी, ये वाली तुम्हारी प्लाज्मा मेमोरी थी, इसको ईजिली इसने क्रॉस कर लिया। कोई भी रिसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी सिग्नलिंग की जरूरत नहीं पड़ी है, वो डायरेक्टली तुम्हारा साइटोप्लाज्म में आ गया। ये हो गया तुम्हारा साइटोप्लाज्म। अब वो साइटोप्लाज्म में सीधा का सीधा तुम्हारे न्यूक्लियस में भी आ सकता है, न्यूक्लियस में भी आ सकता है। लेकिन मैं अगर थायराइड रिसेप्टर की बात करती हूँ, अगर थायराइड हार्मोन की बात करती हूँ, तो वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में अपना पहले फंक्शन शो करेगा, उसके बाद वो न्यूक्लियस में जाता है। लेकिन ये जो ईस्ट्रोजन है तुम्हारा डायरेक्टली न्यूक्लियस में आ गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब जैसे तुम्हारा ईस्ट्रोजन न्यूक्लियस में आ जाता है, ये बहुत सारे जो इनएक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर थे, मतलब जो पहले पड़े हुए थे इनएक्टिव, जैसे ये अगर मेरा हार्मोन का रिसेप्टर था, ठीक है, ये हार्मोन को बाइंड करने वाला था, ये रिसेप्टर था, लेकिन इसके साथ एक प्रोटीन होती है विच इज HSP90। कौन सी, हीट शॉक प्रोटीन HSP90। ये क्या करके रखती है, इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखती है, इनएक्टिव फॉर्म में रखती है। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन आता है, जैसे ईस्ट्रोजन आता है, ये जो HSP90 है वो चली जाती है, उसको हटा दिया जाता है, उसके कॉन्फर्मेशन में चेंज आता है, जैसे तुम्हारा ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और जैसे ही बाइंड करेगा वो बना लेता है डाइमर, एक और जो यूनिट होगी वो आपके साथ बाइंड कर जाती है और ये बना देते हैं रिसेप्टर डाइमर। जैसे रिसेप्टर डाइमर आता है, रिसेप्टर डाइमर आने वाला है, अब क्या होगा, तुम्हारे कुछ को एक्टिवेटर्स होते हैं विच इज हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस। क्या है इसका मतलब, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाइलेशन वाला प्रोसेस हो रहा है। और याद रखना है, अगर एसिटाइलेशन वाला प्रोसेस होता है तो क्या होता है, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो ऑन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं उसके बारे में बात करती हूँ, सेल के बारे में बात करती हूँ, तो एसिटाइलेशन जो होता है वो ऑन कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को। अगर डी एसिटाइलेशन होता है, डी एसिटाइलेशन होता है तो वो तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कर देता है, वो ऑफ कर देता है। तो याद रखना है, जो तुम्हारा ईस्ट्रोजन था वो डायरेक्टली न्यूक्लियस में आएगा, और इसका जो रिसेप्टर था वो HSP90 उसको इनहिबिट करके रखता है, इसको इनहिबिट करके रखता है इसके रिसेप्टर को। लेकिन जैसे ही ईस्ट्रोजन तुम्हारा इसे बाइंड करता है, इसका कॉन्फर्मेशन चेंज आता है और HSP90 को रिमूव कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है, और इसके जो दो रिसेप्टर हैं दोनों पास में आ जाते हैं। एक और पड़ा हुआ तुम्हारे यहाँ पे, दोनों पास में आ जाएंगे और डाइमर फॉर्म कर देंगे। ये जो डाइमर होगा तुम्हारे DNA के स्ट्रैंड से जाके बाइंड करेगा, एक स्ट्रैंड से जाके बाइंड करेगा, जहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्शन ऑन कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, प्रमोटर रीजन पे जब तुम्हारी DNA पॉलीमरेज आके बाइंड करेगी, तो तुम्हारा ये सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करेगी तो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ये जो हेड मीडियम है दैट इज हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, ये एसिटाइलेशन करेगा, इसको एक्टिवेट करवा देगा और तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करा देगा। तो ये होता है अगर मैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स की बात करती हूँ। अगर स्टेरॉयडल हार्मोन्स की बात करती हूँ तो ये वाला प्रोसेस होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन तुम्हारा ऑन हो गया है, अगर इससे रिलेटेड कोई बात आती है तो। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी तुम्हें। इसमें क्या होता है, जब मैं थायराइड हार्मोन की बात करती हूँ, अगर थायराइड हार्मोन की बात करती हूँ, कोई भी अगर हार्मोन नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ द हार्मोन द थायराइड हार्मोन रिसेप्टर इज एसोसिएटेड विद द को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये भी, ये कहाँ पे होता है, मेरा साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये को रिप्रेसर के साथ में बाइंड रहेगा, ठीक है। थायराइड के जो रिसेप्टर्स है को रिप्रेसर के साथ में बाइंड रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा थायराइड आ जाएगा, थायराइड हार्मोन जैसे ही आएगा, ये जो थायराइड के रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और को रिप्रेसर जो होगा वो चला जाएगा, और जो थायराइड रिसेप्टर्स हैं वो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और बनाने के बाद तुम्हारे को एक्टिवेटर से बाइंड कर जाएंगे, को एक्टिवेटर से बाइंड कर जाएंगे और फिर से ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर देंगे। तो ये काम होता है तुम्हारे जितने भी स्टेरॉयडल रिसेप्टर होते हैं, जितने भी तुम्हारे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो, अगर मैं थायराइड हार्मोन की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, हार्मोन नहीं था, एब्सेंस ऑफ द हार्मोन था, तो मेरे HDAC बाइंड था। HDAC क्या होता है, हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डी एसिटाइलेशन हो रहा है। अगर डी एसिटाइलेशन हो रहा है मतलब जो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन है
उसने ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ किया हुआ है, इसने ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर रखा है, रिप्रेस कर रखा है, इसने ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कर रखा है, ऑफ कर रखा है। लेकिन देखो तुम्हारी को रिप्रेसर बाइंड है किससे, थायराइड रिसेप्टर से, थायराइड रिसेप्टर से तुम्हारी को रिप्रेसर बाइंड है। अब क्या होता है, जैसे तुम्हारा हार्मोन आता है, जैसे तुम्हारा हार्मोन आएगा वो इनसे बाइंड कर जाएगा, इन वाली पोजीशन से बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद तुम्हारा जो एच डेक है वो तो रिमूव हो जाता है, और जो हेट मीडियम है वो आ जाता है। हेट मीडियम क्या होता है, एसिटाइलेशन वाला प्रोसेस करेगा और तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर देगा, तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर देगा। तो देखो तुम्हारी को एक्टिवेटर्स आ गए विच इज हेट मीडियम, तुम्हारा जो डाइमराइजेशन हो गया, एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच रहता है, और तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाता है। यहाँ पे कोई एसिटाइल ग्रुप नहीं था, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप हो गया। ये एसिटाइल ग्रुप क्या करता है, तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कराने का काम करता है। तो ये होता है तुम्हारे थायराइड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन रिसेप्टर्स। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। और मैं ज़्यादा तेज नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, तो मैं ग्राफ के थ्रू समझा रही हूँ, मतलब फिगर्स के थ्रू समझा रही हूँ। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड पे। आई एम सो सॉरी। हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड पे बात करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड पे बात करते हैं। जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड पूछा जाता है, क्योंकि मोनोऑक्साइड का जितने भी तुम बुक्स देखोगे उसमें यही दे रखा है कि वो सेम फंक्शन करती है नाइट्रिक ऑक्साइड जैसा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आए या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का आए तो तुम्हें याद रखना है दोनों सेम फंक्शन ही करती हैं। तो फंक्शन सेम नहीं करती, मतलब इनका जो पाथवेज होता है सिग्नलिंग का वो सेम होता है। अब बात करते हैं एनो की। तो जो एनो है वो हमारी सिंपल नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम पे भी काम करेगी, तुम्हारे इम्यून सिस्टम पे भी काम करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी काम करती है। अब ये जो एनो है ये एक बहुत स्मॉल सा स्टेरॉयडल हार्मोन है, स्टेरॉयडल हार्मोन है जो इजीली पास कर जाता है तुम्हारे मेम्ब्रेन को, तुम्हारे इजीली पास कर जाता है अपनी मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली पास कर जाता है। नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे सिंथेसाइज होता है, क्या फंक्शन होता है, आई थिंक हम उसके थ्रू समझ लेते हैं फिगर के थ्रू, उसके बाद हम इस पे आएंगे। देखो क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, कि तुम्हारा हो गया एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन कहाँ से रिलीज होता है, तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन जो वहाँ पे तुम्हारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, और तुम्हारे जीपीसीआर पाथवे से जाके बाइंड कर जाते हैं। अगर मैं जीपीसीआर की बात करती हूँ, ये तुम डिटेल में अगर तुम्हें पढ़ना है तो क्लासेस प्रॉपर देखना, मैं ज़्यादा इसके बारे में इतना नहीं समझा रही हूँ। तो जीपीसीआर रिसेप्टर होते हैं वो सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं जो तुम्हारे जी प्रोटीन से बाइंड रहते हैं। अब जी प्रोटीन क्या होता है, इसमें जी अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। तो आगे भी थोड़ा बहुत है इसके बारे में, तो उसके बारे में समझ लेंगे। तो ये क्या करते हैं, तो मैं आगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को पास कर देते हैं। अब क्या होता है, ये तुम्हारी एंडोथीलियल सेल है, ठीक है, एंडोथीलियल सेल है तुम्हारी। अब क्या होता है, ये तुम्हारा जो जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे होता है वो IP3 को एक्टिवेट कर देता है। IP3 कैसे रिलीज होगा, जी अल्फा तुम्हारा एक्टिवेट होगा, एडेनाइलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करता है जहाँ पे वो CMP में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो CMP है तुम्हारा क्या करता है, CMP आगे तुम्हारा जो PIP2 होता है वहाँ से फॉस्फोलाइपेज गामा जो होता है वो तुम्हारे IP3 को एक्टिवेट करेगा, और IP3 क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करवाता है। जैसे तुम्हारा कैल्शियम आयन आ जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा। कैल्शियम आयन क्या एक्टिवेट करता है, कार्बोनिलिन कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देता है, इसके साथ बाइंड कर जाएगा और इसको एक्टिवेट करता है। तो जो कार्बोनिलिन प्रोटीन होती है वो ऐसी कोई प्रोटीन होती है जिसके पास कैल्शियम को बाइंड करने की बहुत अच्छी पावर होती है, बहुत अच्छी पावर होती है, वो कैल्शियम से तुरंत के तुरंत बाइंड कर लेता है, उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो क्या होता है यहाँ पे, जो मेरा कैल्शियम आयन जैसे बढ़ा, मेरे कार्बोनिलिन जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होता है वो एक चीज़ को एक्टिवेट करता है विच इज़ एनोसिंथेज। अब तुम्हें नाम से पता चला होगा, एनोसिंथेज का मतलब हो गया एक ऐसी एंजाइम जो तुम्हारा नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का तुम्हारा सिक्रीशन करने वाली है। तो क्या होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड तुम्हारी काम करती है आर्जिनिन पे, आर्जिनिन पे काम करेगी और तुम्हारे दो प्रोडक्ट बनाएगी, एक बनाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड और एक बनाएगी सिट्रुलिन। अब तुम्हें पता होना ये दोनों के दोनों कहाँ यूज होते हैं, ये दोनों आते हैं तुम्हारे यूरिया साइकिल में। कौन सी साइकिल में, यूरिया साइकिल जो होती है वहाँ पे ये दोनों काम आते हैं। अभी जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है ये तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारी स्मूथ मसल सेल्स पे जाएगा, जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं वहाँ जाएगा। तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए स्केलेटल मसल्स में, स्मूथ मसल सेल्स में एंड कार्डियक मसल्स में। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी इतना एक्स्ट्रा नहीं बता रही क्योंकि ये बहुत मैराथन चल रहा है,
तो अगर प्रॉपरली अगर बताना होगा तो मैं क्लासेस में बता देती हूँ, तो तुम प्ले लिस्ट में जाके वाली क्लासेस देख सकते हो। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारा ग्वानलाइज साइक्लेज को, ठीक है, ग्वानलाइज साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। ये जो ग्वानलाइज साइक्लेज होती है ये क्या करती है, तुम्हारे जीटीपी को कन्वर्ट कर देती है, किसमें, सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देगी। देखो क्या होता है, ग्वानलाइज साइक्लेज हुआ, ये तुम्हारा ग्वानलाइज साइक्लेज है, ये ग्वानलाइज साइक्लेज है, ये क्या करता है, तुम्हारा जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है सीजीएमपी में, किसमें, सीजीएमपी में कन्वर्ट कर दिया। ये जो सीजीएमपी एक्टिवेट हो गया तुम्हारा, ये जो सीजीएमपी एक्टिवेट हो गया है, ये तुम्हारे प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करेगा और तुम्हारे मसल्स का रिलैक्सेशन करा देगा। तो अगर मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स हैं, पहले इतनी कॉन्स्टेंट थी ये ब्लड वेसल, उसके बाद कर देगा इनको डायलेट। अगर डायलेट कर दिया तो तुम्हारा ब्लड भी बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, लेकिन ज़्यादा प्रेशर से फ्लो नहीं होगा, प्रेशर तुम्हारा कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए तुम डायलेशन कर सकते हो। तो ये काम किसके लिए आएंगे, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल के काम आती हैं। एक बार वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम्हें सारा कंप्लीट हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सिंथेसाइज हुआ है तुम्हारे आर्जिनिन से बाय द एंजाइम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। इसने क्या करा है, तुम्हारे किसको निकालता है, सिट्रुलिन को निकालेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड को निकालेगा। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो तुम्हारा किससे बाइंड करता है, ग्वानलाइज साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। वो क्या करती है, वो एक्टिवेट करती है तुम्हारे साइक्लिक जीएमपी को, कैसे, जीएमपी को कन्वर्ट कर देती है, जीटीपी को कन्वर्ट कर देती है सीजीएमपी में। और ये मैं तुम्हें बता चुकी थी, जो सीजीएमपी है वो तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, जो तुम्हारे मैसेज को एम्पलीफाई करके आगे पहुंचाने वाला है। तो ये क्या करता है, ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा और रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। सो एनओ ऑल्टर्स द एक्टिविटी ऑफ द इंट्रासेलुलर टारगेट एंजाइम। तो ये तुम्हारे जो टारगेट एंजाइम है उनको ऑल्टर करेगा एक्टिविटी को और डायलेशन करा देगा तुम्हारे स्मूथ मसल सेल्स का। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये तो हो गए तुम्हारे सारे के सारे स्टेरॉयडल वाले। स्टेरॉयडल वाले मतलब जिनको किसी भी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेम्ब्रेन पे किसी भी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक आते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे लिगेंड जो तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। उनको क्या चाहिए होगा, उनको चाहिए होगा रिसेप्टर, बिना उसके वो रिसेप्टर के बिना वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए चाहिए होता है इनको लिगेंड। लिगेंड जो आएगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक होगा तो मतलब वो आगे नहीं जा पाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा मतलब उसको चाहिए रिसेप्टर की मदद। रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जो सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर पाए जाएंगे, तो अब हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। आई होप स्टेरॉयडल वाले तुम्हें समझ में आए होंगे। अब सेल पे सरफेस रिसेप्टर्स पढ़ लेते हैं। अब क्या होता है जैसे बहुत सारे तुम्हारे पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए, तुम्हारे ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ये तुम्हारे रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं सरफेस की और टारगेट सेल पे जाके फंक्शन करवाते हैं। नाउ ये जो प्रोटीन क्या करती है, ये तुम्हारा एक सिग्नल देंगी, एक सिग्नल देंगी यहाँ पे। ये जो सिग्नल होगा तुम्हारे आगे पास होगा, किसी और मॉलिक्यूल्स पे पास होगा, पास होने के बाद तुम्हारा ए एक्टिवेट हो जाएगा, तुम्हारा बी एक्टिवेट हो जाएगा, तुम्हारा सी एक्टिवेट हो जाएगा, और ये जो सी है तुम्हारा, वो तुम्हारा टारगेट सेल पे जाके अपना काम करा देगा। और अगर मैं बात करती हूँ, अगर मेरा एक लिगेंड आके बाइंड हुआ है, एक लिगेंड आके बाइंड हुआ है, तो ये जो मूवमेंट होगा वो 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सिग्नल जो होता है वो इतना एम्पलीफाई करके इसको दिया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, अगर एक लिगेंड भी बाइंड कर रहा है तो वो एम्पलीफाई होकर बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाता है। आगे की अगर बात करती हूँ, जब इन्फॉर्मेशन सेल सिग्नलिंग के इनसाइड हो रही है, मतलब इनसाइड द सेल हो रही है, तब नाउ transmit the signals from the receptor to a series of additional intercellular target or ligand binding on the receptor surface initiate a chain of the intercellular reaction। इसीलिए क्या बोल जाता है यहाँ पे, कैस्केड ऑफ रिएक्शन होती है। कैस्केड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, तुम्हारा ए जो है वो बी को देगा इन्फॉर्मेशन, पर अगर ये एक मॉलिक्यूल था ये 10 हो जाएंगे, बी को देगा तो 100 हो जाएंगे, डी को देगा तो मतलब तुम्हारा नंबर भी एम्पलीफाई हो रहा है सिग्नलिंग का, और ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पास कर रहे हैं। तो इसको बोला जाता है कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे। चलो सेल सरफेस रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। पहले आता है तुम्हारा जीपीसीआर। अगर जीपीसीआर की बात करती हूँ तो ये थोड़ा बहुत मैं अभी बता चुकी हूँ कि ये जो जीपीसीआर पाथवेज होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को इनसाइड ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जैसे ये तुम्हारा जीपीसीआर का सर्पेंटाइन होता है, साथ होता है 1 2 3 4 5 6 7, इसके साथ में अटैच्ड होती है एक जी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, जी प्रोटीन अटैच्ड होती है। ये क्या करती है, अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड करा था, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड करा था, तो ये जो जी प्रोटीन है मेरी ये एक्टिवेट हो जाती है, ये एक्टिवेट हो जाती है।
सो GPCR आर सो नेम बिकॉज दे आर इंटरेक्ट विद द जी प्रोटीन। तो इनको क्यों GPCR बोलता है, क्योंकि ये जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती हैं और वो रिसेप्टर मतलब जो ये जो रिसेप्टर है वो लिगेंड को रिसेप्ट करेगा और जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, उनके साथ कपल्ड रहता है, उनके साथ बाइंड रहता है, इसलिए इसको GPCR बोला जाता है। हाँ, तो GPCR बेसिकली जो फंक्शन करती हैं वो तुम्हारा स्मेल हो गया, साइट हो गया, देखने वाला हो गया, सूंघने वाला हो गया, टेस्ट वाला हो गया, तो यहाँ पे इनका मेन रोल माना जाता है ना। बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो तुम्हारे GPCR से बाइंड कर सकते हैं। तुम्हारे एनिमल्स की बात करूँ या प्लांट्स की बात करूँ, बहुत सारी सेल जो होती है इसके साथ बाइंड कर सकती हैं। जैसे तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ओपियम डेरिवेटिव्स हो गए, कीमो अट्रैक्टेंट्स हो गए, तुम्हारी फेगोसिटिक सेल्स हो गई हैं, इम्यून सिस्टम हो गया है, ऑल्फैक्टरी सेल्स हो गई हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स हो गए, तो ये सारे के सारे तुम्हारे GPCR में आ सकते हैं। मतलब ये जो रिसेप्टर है वो इन सबके जो सिग्नल हैं उनको कैरी कर सकता है ना। GPCR में इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस चीज से बना हुआ है, आर कैरेक्टराइज्ड बाय द 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्फा हेलिक्सेस होते हैं और ये 7 नंबर के होते हैं जिन्हें हम सर्पेंटाइन भी बोल सकते हैं। आई थिंक नाम तुम्हें समझ में आ रहा होगा, सर्पेंटाइन मतलब 7, तो 7 बार वो घूमेंगे तो इसलिए सर्पेंटाइन, एक स्नेक की तरह वो लगते हैं तो इसलिए सर्पेंटाइन। The binding of the ligand to the extracellular domain of these receptors induce a conformational change that allows the cytosolic domain of the receptor to bind to the G protein associated with the inner face of the plasma membrane। तुम्हारा ligand यहाँ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद तुम्हारा जो G प्रोटीन है जो साइटोसोलिक फेज पे है वो तुम्हारा एक्टिवेट हो जाता है। देखो ये है तुम्हारा, ये एन टर्मिनल हो गया, ये तुम्हारा सी टर्मिनल हो गया, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर साइड हो गई है, ये तुम्हारी इंट्रा साइटोसोलिक साइड हो चुकी है। ये सर्पेंटाइन है, 7 बार है ये। यहाँ पे आके तुम्हारा जी प्रोटीन बाइंड रहता है इससे, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होगी वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड करेगा, तुम्हारा इसमें चेंज आएगा और तुम्हारे जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये तुम्हारा है GPCR। ठीक है, अब आते हैं जी प्रोटीन्स पे। जी प्रोटीन्स कैसे एक्टिवेट हो जाएंगे। जो जी प्रोटीन्स होती हैं वो तुम्हारा होता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड इनको मतलब उस पर डिपेंड करती है, इसलिए इनको जी प्रोटीन बोला जाता है। या फिर तो ये GTP वाले फॉर्मेट से बाइंड कर सकती हैं या फिर GDP वाले फॉर्मेट से बाइंड कर सकती हैं। अब दोनों में मतलब समझ में आना चाहिए। अगर मेरी जी प्रोटीन GTP के साथ बाइंड है, GTP के साथ बाइंड है मतलब वो एक्टिव है, वो एक्टिव हैं। लेकिन अगर मेरी जी प्रोटीन ATP सॉरी GDP के साथ बाइंड है तो वो इनएक्टिव होती हैं। अब ये जो एक्टिव और इनएक्टिव वाला जो केस है ये चलता ही रहता है। कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा, उसको आगे ट्रांसपोर्ट करना है तो एक्टिव हो जाएंगी, जब कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स नहीं आ रहा है तो वो इनएक्टिव हो जाएंगी, जब उनका काम वापस हो जाएगा तो वो इनएक्टिव हो जाएंगी। तो ये इनका काम होता है। अब अगर मैं जी प्रोटीन की बात करती हूँ तो ये ट्राइमेरिक होती हैं। ट्राइमेरिक का मतलब होता है हेट्रो ट्राइमेरिक, मतलब हेट्रो का मतलब तीनों जो यूनिट हैं वो अलग अलग हैं और ट्राइमेरिक का मतलब 3 सब यूनिट से मिलकर बनी हुई है। पहले अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 सब यूनिट से बनी हुई हैं ये जो मेरी जी प्रोटीन्स हैं। अभी जो अल्फा यूनिट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है अगर मैं जी प्रोटीन की बात करती हूँ। तो जो अल्फा सब यूनिट है उसके पास है एक प्रॉपर्टी, वो क्या कर सकता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड कर सकता है। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड कर सकता है मतलब क्या हुआ, तुम्हारे GTP से बाइंड कर सकता है या GDP से बाइंड कर सकता है। तो यही तुम्हारा रेगुलेट करता है पूरे इस सिग्नलिंग पाथवे को। तो जी प्रोटीन जो है उसके अंदर अल्फा बीटा गामा होगी। जो अल्फा जो यूनिट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सारे चेंजेस के लिए, वो उसी के पास जो होती है GTP वाली एक्टिविटी होती है या GDP वाली एक्टिविटी होती है। अब एक बार उसके थ्रू समझ लेते हैं, ये वाला फिर बाद में देखेंगे वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा। जैसे तुम्हारा लिगेंड था, ये लिगेंड आया, रिसेप्टर यहाँ पे था तुम्हारा, ये GPCR रिसेप्टर माना मैंने। अब ये GPCR रिसेप्टर क्या होता है, ये तुम्हारे जी प्रोटीन से अटैच्ड रहता है, जी प्रोटीन के अटैच रहता है। अब इसमें क्या है, तुम्हारी अल्फा सब यूनिट है, यहाँ पे गामा भी होती है। एक सेकेंड, देखो हाँ, ये तुम्हारी बीटा और गामा। ठीक है, तुम्हारी सब यूनिट जो होती हैं वो तुम्हारी अल्फा बीटा गामा होती हैं। इसमें वो उसका प्रोसेस पूरा नहीं दिखा रखा है इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा। यहाँ पे होती हैं तुम्हारी जी अल्फा बीटा और गामा। तो जो तुम्हारी अल्फा और गामा होती है वो डायरेक्टली तुम्हारी इस मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। ये गामा अगर मान लो तुम, तो ये अल्फा हो गई, ये गामा हो गई, और जो बीटा होती है वो डायरेक्टली टच में नहीं होती है, वो गामा के साथ थोड़ा अच्छे से बाइंड करी रहती है। वो दोनों अलग अपना फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, वो दोनों अलग अलग रहते हैं।
लेकिन जो अल्फा सब यूनिट है उसके पास इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्या है कि उसके पास जीडीपी हो सकता है या फिर जीटीपी हो सकता है। उसके पास गुआनिन न्यूक्लियोटाइड की एक्टिविटी होती है, तो वो एक्टिवेट भी कर सकता है और इनएक्टिवेट भी कर सकता है। तो क्या होता है, जैसे अगर तुम्हारा कुछ भी कोई भी रिसेप्टर था, ये मेरा ठीक है रिसेप्टर आया, ये रिसेप्टर है तुम्हारा कौन सा, जीपीसीआर, और मेरी ये जी प्रोटीन थी जो इनएक्टिव स्टेट में थी। इनएक्टिव स्टेट में क्या होता है, जो अल्फा बीटा और गामा, ये अल्फा हो गया, ये गामा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है, ये तीनों के तीनों साथ में अटैच रहते हैं, दोस्त हैं सारे के सारे। और अल्फा के पास क्या है, तुम्हारे जीटीपी वाली एक्टिविटी है, ठीक है। क्या होता है जब ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है, तो जो मेरी अल्फा है वो जीडीपी के साथ बाइंड रहेगी, क्यों, क्योंकि जीडीपी एक्टिव फॉर्म नहीं है, तो मेरे अल्फा के साथ में बाइंड रहती है जीडीपी वाली। लेकिन जैसे ही तुम्हारा हार्मोन आता है, जैसे ही तुम्हारा हार्मोन आएगा, ग्रीन कलर का जो है ये हार्मोन है, मतलब उसने रिसेप्टर को एक सिग्नल दे दिया है कि अब तुम अपना काम स्टार्ट करो। तो जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, ये क्या करता है, तुम्हारे जी प्रोटीन के जो इनएक्टिव स्टेट है, मतलब जो अल्फा बीटा गामा इसके पास जीडीपी वाली एक्टिविटी थी, इसको चेंज कर देगा। इसको चेंज करने से क्या होता है, ये बीटा गामा को जो थोड़ा दूर हो जाता है इससे अलग हो जाएगा, और जो अल्फा है वो बोलता है कि बेटा मेरे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा, तुम साथ में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा फिर भी पावरफुल हूँ। वो क्या करता है, इस जीडीपी वाली एक्टिविटी को कन्वर्ट कर देता है जीटीपी वाली एक्टिविटी में, जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। अब जीटीपी वाली जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, एक्टिव स्टेज होती है। अब ये जीटी वाली एक्टिविटी के स्टेज में क्या करता है, आगे इन्फॉर्मेशन को पास कर देता है, आगे इन्फॉर्मेशन को पास कर देता है, जैसे इसने एडिनाइल साइक्लेज को पास में कर दिया, ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज को इस इन्फॉर्मेशन को दे दिया, वो आगे उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देगा। वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा के वो क्या करता है, वापस से अपनी स्टेज में आ जाता है। अब ऐसा क्या होता है कि वो वापस से अपनी स्टेज में आ जाता है, इसके पास एक्टिविटी होती है जीटीपीएस की एक्टिविटीज। जीटीपीएस की एक्टिविटी का मतलब क्या है, ये अपनी जीटीपी का ब्रेकडाउन करा सकता है और वो फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है, वो अपनी स्टेबल फॉर्म में आ सकता है जिसमें वो रहना पसंद करता है, वो जीटीपी वाली फॉर्मेट में आ सकता है जहाँ पे बीटा और गामा के साथ में वो बाइंड करके रहेगा। तो ये होता है तुम्हारा जी प्रोटीन। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, एक बार उसके थ्रू पढ़ लेते हैं तो तुम्हें सारा पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। यस, देखो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, तुम्हारा जो अल्फा है वो जीडीपी से बाउंड रहेगा, जीडीपी मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, अपना स्टोरेज फॉर्म में रहेगा, मतलब अपने जो रेस्टिंग स्टेज है वहाँ पे रहता है, और ये बीटा और गामा से बाइंड करके रहता है। लेकिन जैसे तुम्हारा हार्मोन बाइंड करता है, हार्मोन क्या करता है, एक कॉन्फर्मेशन चेंज करता है। इस कॉन्फर्मेशन चेंज से क्या होता है, जो साइटोसोलिक डोमेन है तुम्हारा, जो साइटोसोलिक डोमेन है तुम्हारा, वो तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट हो जाएगा तो तुम्हारा सारा क्या होगा, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, जो तुम्हारी जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाती है जीटीपी में। अब इस जी प्रोटीन को उसने इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी एडेनाइल साइक्लेज को, अब उसका काम खत्म, तो उसके पास होगी जीटीपीएस एक्टिविटी। इस जीटीपीएस एक्टिविटी से क्या होता है, तुम्हारा जो अल्फा है फिर से जीडीपी से बाइंड कर जाएगा, फिर से बाइंड कर जाएगा। तो ये काम होता है तुम्हारे जी प्रोटीन का। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखो ये तुम्हारी जी प्रोटीन थी, जी प्रोटीन तुम्हारी जीडीपी से बाइंड कर रखी थी, इनएक्टिव फॉर्म में थी। अब क्या होता है, तुम्हारा जीडीपी का एक्सचेंज हो जाता है, जीटीपी तुम्हारा आ जाता है। जीटीपी आ जाता है बिकॉज ऑफ द ग्वानिन एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत मतलब थोड़ा बहुत है, इसको याद रखो कि जीईएफ क्या होता है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर होता है। ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर का मतलब क्या है, पहले तुम्हारा जीडीपी था, अब वो किससे एक्सचेंज हो गया, वो जीटीपी से एक्सचेंज हो गया, जीटीपी से एक्सचेंज हो गया। तो ये होता है ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। तो ये तुम्हारा क्या आता है, तुम्हारा एक्टिव फॉर्म जो होती है जी प्रोटीन की, जहाँ पे तुम्हारा जीटीपी बाउंड रहता है। इसने इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचा दिया, अब इसको वापस से अपनी जगह पे आना था। वापस से किस जगह पे आता है, इसके पास होती है जीटीपीज एक्टिविटी। जीटीपीज एक्टिविटी फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी जीटीपी को कन्वर्ट कर देते हैं फिर से जीडीपी में, और तुम्हारा पीआई जो मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, और तो तुम्हारा जी प्रोटीन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। ये होता है तुम्हारा जी प्रोटीन का पूरा फंक्शन। जीपीसीआर और जीपी प्रोटीन, आई होप ये समझ में आ गए होंगे। यही वाला चीज़ है, ये रिसेप्टर हुए तुम्हारे, रिसेप्टर ने जी प्रोटीन को एक्टिवेट करा, एक्टिवेटेड जी प्रोटीन हो गई, अल्फा से कौन बाइंड रहेगा, जीटीपी बाइंड रहेगा। ये जो अल्फा होती है वो किसको एक्टिवेट करके आ जाती है, वो एक्टिवेट करके आ जाती है एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करके आ जाती है। ये अपनी चीज़ों को एक्टिवेट करके आ जाती है, जैसे एक्टिवेट करके आएगी वो वापस से किसी स्टेज में आ जाएगी, इसी स्टेज में वापस से आ जाएगी। अब ये इसकी बात कर लेते हैं एडेनाइल साइक्लेज की, ठीक है। अब ये एडेनाइल साइक्लेज की बात कर लेते हैं कि ये क्या करती है।
ये क्या करती है, तुम्हारा जो एटीपी होता है, तो तुम्हारी बॉडी में एटीपी प्रेजेंट होता है, उसको कन्वर्ट कर देती है साइक्लिक एएमपी में। क्या कर दिया है, तुम्हारे ट्राई फॉस्फेट से, जब 3 फॉस्फेट से उसमें से एक फॉस्फेट को छोड़ा है और तुम्हारा क्या बना दिया है, सीएमपी बना दिया है। अब पता होना चाहिए ये सीएमपी है वो तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, मतलब अब ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाएगा, तो ये तुम्हारा सेकेंडरी मैसेंजर होता है। जैसे अगर जी प्रोटीन्स की अगर मैं एक बार बात कर लेती हूँ, तो जो जी प्रोटीन्स होते हैं वो तुम्हारे स्टिमुलेटरी भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे इनिबिटरी भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे ऑल्फैक्टरी में भी काम आ सकते हैं, वो तुम्हारे जब तुम्हारे आँख की बात करती हूँ, जब तुम्हारे आईसाइट की बात करती हूँ, ट्रांसड्यूसिंग बेसिकली जिसे बोलते हैं, वहाँ पे भी तुम्हारे काम आ सकते हैं। जैसे क्या हुआ, तुम्हारा जीएस होता है, जीएस कब आता है, जीएस मतलब स्टिमुलेटरी, मतलब जब तुम्हारा एक्टिव फॉर्म होगी, तो क्या होता है, तुम्हारे एक्टिव एडेनाइल साइक्लिस को एक्टिवेट करेगा, जैसे अभी दिखा चुकी हूँ, और वो डायरेक्टली मेरे कैल्शियम आयन को चैनल को ओपन कर देगा, अगर मैं बात करती हूँ स्टिमुलेटरी वाले की। सेकंड क्या है, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे नोज में जाने वाला है, जो स्मेल में जाने वाला है, तो यहाँ पे भी ये अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट करता है, और तुम्हारा सेम फंक्शन करेगा, एडेनाइल साइक्लिस को एक्टिवेट करेगा, ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स को कर देगा। तो ये बहुत सारे जी प्रोटीन्स के टाइप हैं, इनको याद रखना है। अब ये जीआई की बात करती हूँ, इसका मतलब होता है इनिबिटरी। इनिबिटरी का मतलब क्या हुआ, ये इनिबिट करेगा किसको, अल्फा सब यूनिट को इनिबिट कर देगा, और इनिबिट कर देगा एडेनाइल साइक्लेस को, तो इनिबिटरी वाला काम भी इसका होता है। अब आते हैं जीओ, ये भी तुम्हारा क्या करता है, एक्टिवेट करता है पोटेशियम चैनल्स को, और इनएक्टिवेट करता है कैल्शियम चैनल्स को, तो ये चीज़ भी याद रखो, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसड्यूसिन वाला, ट्रांसड्यूसिन वाला जो होता है तुम्हारे कब कब यूज होता है, जब तुम्हें देखने की वाली बात होती है, साइट वाली जब बात आती है, तब तुम्हारा ट्रांसड्यूसिन आता है यूज में। ये एक्टिवेट करता है सीजीएमपी को, सीजीएमपी को एक्टिवेट करेगा, सीजीएमपी को फॉस्फोडाइस्टर इसको ब्रेक डाउन करा देता है, और तुम्हारा ये फोटो रिसेप्टर में काम आता है, फोटो रिसेप्टर्स में काम आता है, अगर मैं ट्रांसड्यूसिन की बात कर रही हूँ तो। ट्रांसड्यूसिन की बात करती हूँ तो इसमें ये काम आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जी क्यू की बात करती हूँ, तो ये मेरे एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को। ये जो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, अभी हम इसके बारे में सारा देखेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें तुम्हें याद रहनी चाहिए, ट्रांसड्यूसिन कहाँ काम आ रहा है, वो कहाँ पे काम आ रहा है, ये सब कहाँ पे काम आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, अब करते हैं हम बात, अब इसके थ्रू समझेंगे आधी चीज़ें हम अलग अलग पाथवे से थ्रू समझेंगे, जिसकी वजह से आपको जितने भी डाउट्स हैं आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब हम कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करती हूँ कि कैसे ये तुम्हारा रेगुलेट होता है, आई थिंक पहले फिगर के थ्रू समझ लेते हैं, बाद में हम इस पे आ जाएंगे। यस, देखो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया रिसेप्टर, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ग्लूकागॉन आके बाइंड कर गया, या फिर एपिनेफ्रिन बाइंड कर गया, दोनों में से कोई भी अगर बाइंड कर जाएगा, तुम्हारा जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेक डाउन कराना ही कराना है इनको, ठीक है। तो क्या होता है, ये दोनों तुम्हारे आके बाइंड करके, ये जो होता है मेरे रिसेप्टर कौन सा है, ये है जीपीसीआर वाला रिसेप्टर। जीपीसीआर वाला रिसेप्टर का मतलब इससे जी प्रोटीन बाइंड रहेगा, जी प्रोटीन बाइंड रहेगा, कौन सा जी प्रोटीन होगा, स्टिमुलेटरी वाला होगा। स्टिमुलेटरी वाला मतलब जो तुम्हारे एडेनाइल साइक्लिस को एक्टिवेट करने वाला था। जैसे रिसेप्टर आएगा, तुम्हारा जी अल्फा वाली जो यूनिट होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके पास होगा एक जीटीपी, ठीक है। जैसे वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो किसको एक्टिवेट करती है, वो तुम्हारी एडेनाइल साइक्लिस को एक्टिवेट करेगी, उसकी इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, तुम्हारे एडेनाइल साइक्लिस में कन्वर्ट कर देगी। जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा सीएमपी को एक्टिवेट करता है, ये सब बता चुकी हूँ मैं। देखो एडेनाइल साइक्लिस क्या करता है, तुम्हारा एटीपी को कन्वर्ट कर देता है सीएमपी पे, ठीक है। ये जैसे सीएमपी तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा, सीएमपी एक्टिवेट हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे टॉक्सिन आ जाते हैं, ऐसे टॉक्सिन आ जाते हैं जो तुम्हारे सीएमपी को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, फॉस्फोडाइस्टरेज जो एंजाइम होती है ब्रेक डाउन कर सकती हैं टू द एएमपी, जहाँ पे ये इनएक्टिव होंगे, जिनका कोई फंक्शन नहीं होगा। ये जो सीएमपी जब एक्टिवेट हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए पे काम करता है, किस पे काम कर रहा है, प्रोटीन काइनेज ए पे काम कर रहा है, और उसकी इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा है एक्टिव फॉर्म में। देखो तुम्हारा सीएमपी आया, इसने क्या करा, तुम्हारे प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया है, प्रोटीन काइनेज को किस कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। और जैसे ये एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट होता है ये क्या करेगा, तुम्हारे फॉस्फोराइलेज काइनेज जो तुम्हारी इनएक्टिव पड़ी हुई थी, जो फॉस्फोराइलेज काइनेज मतलब जो तुम्हारी
फॉस्फेट एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती थी, उसको क्या कर देगा, उसको तुम्हारा फॉस्फोराइलेट कर देगा और उसको कर देगा एक्टिव फॉर्म में, किसको, फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिव कर देता है। जैसे ही एक्टिव होती है, जैसे ही एक्टिव होती है, तुम्हारी जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होती है, जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होती है, जो तुम्हारी इनएक्टिव पड़ी हुई थी, जो तुम्हारी इनएक्टिव पड़ी हुई थी, उसको क्या कर देगा, उसको कर देगा एक्टिव, उसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। और जैसे तुम्हारे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ग्लाइकोजन सिंथेस अगर होती तो मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करा रही होती, ये क्या करा रही है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करा देगी, मतलब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या कर देगी, इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करा देगी, और ये जो तुम्हारा ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स था इसको तुम्हारा कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फाइनली ग्लूकोज में। और जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी ये तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा जीपीसीआर का पूरा फंक्शन। अगर मैं ब्लड ग्लूकोज लेवल के रेगुलेशन की बात करती हूँ तो ये सारा का सारा पाथवे यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाथवे पूरा फॉलो होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे, अगर बाई चांस तुम्हारी ग्लाइकोजन सिंथेज जो होती है अगर वो एक्टिव रहती है, अगर ये वाली तुम्हारी एक्टिव रहती है फॉस्फेटेजेस, तो क्या करती है, ये तुम्हारी ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट कर सकती है, और तुम्हारा जो उल्टा वाला प्रोसीजर था वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा पाथवे एक बार पढ़ लेते हैं उससे, जिसकी वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ देखो, बॉडी मेंटेन करके रखती है ग्लूकोज लेवल को ब्लड स्ट्रीम में। अगर मेरा ग्लूकोज लेवल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो ये वाला पाथवे पूरा चलेगा, और ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज किया जाता है बाय कन्वर्टिंग अ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। अब मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो इंसुलिन हार्मोन वो तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा जितना भी ग्लूकोज ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको स्टोर करके रख देता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, कि जब भी अगर ज़रूरत आएगी तो वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो इंसुलिन है वो तुम्हारा हार्मोन जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। ठीक है, अब जैसे मुझे ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो एक हार्मोन आता है, कौन सा, ग्लूकागॉन, जैसे भी मैंने बताया ग्लूकागॉन हो गया, ये क्या करता है, तुम्हारे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी के थ्रू जो होता है मेरा ब्लड का ग्लूकोज का लेवल जो होता है रेगुलेट होता रहता है। जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर रहता है, एक ब्रांचिंग पॉलीमर है जो लिंक होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, द हार्मोन ग्लूकागॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियासिस। ये पता होना चाहिए कि एक ग्लूकागॉन होता है और एक होता है इंसुलिन। इंसुलिन का बिल्कुल अपोजिट काम है ग्लूकागॉन से, ये तुम्हारा अल्फा सेल्स बनाते हैं, ये तुम्हारा बीटा सेल्स बनाते हैं। इंसुलिन की अगर मैं बात करती हूँ बीटा सेल्स बनाएंगी, और जो ग्लूकागॉन होता है वो तुम्हारे अल्फा सेल्स बनाते हैं। तो जब भी तुम्हारा लो ब्लड ग्लूकोज होगा तो ग्लूकागॉन क्या करता है, वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। और जब भी तुम्हारा हाई ग्लूकोज लेवल होगा तो इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन और तुम्हारे ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो ये सारा काम है तुम्हारा इसका। जिसे यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, तुम्हारा एटीपी कन्वर्ट करिए, एडेनाइल साइक्लेज क्या करता है ये बता चुकी हूँ 1000 बार तो नहीं, खैर हाँ ठीक है। ये तुम्हारा एटीपी विल कन्वर्ट इनटू द सीएमपी। ठीक है, अगर सीएमपी एक्टिवेट हो जाता है तो आगे सिग्नलिंग पाथवे में काम करेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो सीएमपी को तोड़ देते हैं। जिसे किस एंजाइम के थ्रू तोड़ते हैं, सीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज। फॉस्फोडाइस्टरेज का मतलब क्या हो गया कि ये जो बना हुआ था, ये जो तुम्हारा फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड बना हुआ था इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद वो सीधा सिंपल एएमपी बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मेरे आगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को पास नहीं कर पाते जो इन्फॉर्मेशन इसको पास करनी थी। तो ये होता है तुम्हारा सारा का सारा, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल का अगर तुम्हारे कोई रेगुलेशन आता है तो पेपर में। अब क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें वहाँ पे बताया कि जो CAMP है वो क्या करता है तुम्हारे, ये सारा का सारा धीरे धीरे मतलब स्टेप वाइज है सारी चीज़ें। जो प्रोटीन काइनेज ए था उसको उसने एक्टिव किया था। अब ये एक्टिव कैसे करता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, एक्टिव कैसे करता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है तो ये अलग से मैंने डाला है इसमें। प्रोटीन काइनेज ए क्या होता है, एक प्रोटीन काइनेज एक एंजाइम है। ठीक है, मैं दिखाऊँ एक बार वो कौन सा वो था, वरना बच्चों को फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ये जो ना एडेनाइल साइक्लेज ने CMP को एक्टिवेट करा, CMP ने क्या करा, प्रोटीन काइनेज, ये प्रोटीन काइनेज है जिसको तुमने एक्टिव किया है, इसके बारे में बात कर रही हूँ अभी। हाँ, ये जो प्रोटीन काइनेज ए होती है वो तुम्हारे 2 यूनिट से बाइंड करके रखती है, एक रेगुलेटरी यूनिट्स होती है और एक होती है कैटालिटिक यूनिट।
अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कैटालिटिक का मतलब क्या है, रेगुलेटरी का मतलब क्या है। रेगुलेटरी का मतलब है जो इसके जो फंक्शन है इसको रेगुलेट करके रखेंगे। ये क्या है, तुम्हारा टेट्रामर है, ये तुम्हारे इसकी यूनिट को वो करके रखती हैं, रेगुलेट करके रखती हैं। अगर ये कैटालिटिक यूनिट फ्री हो जाती हैं तो ये आगे अपना काम कर सकती हैं, लेकिन जो रेगुलेटरी यूनिट होती है इनको इनहिबिट करके रखती हैं, इनको अपना कोई काम नहीं करने देती हैं। लेकिन जैसे तुम्हारा CMP एक्टिवेट हो जाता है, CMP एक्टिवेट क्या करता है कि वो CMP एक्टिवेट तुम्हारे इस रेगुलेटरी यूनिट से आके बाइंड कर जाता है। देखो बाइंड कर गया, बाइंड करता है, बाइंड करते ही क्या होता है, इस रेगुलेटरी यूनिट में एक कॉन्फर्मेशन चेंज आएगा। इस कॉन्फर्मेशन चेंज से क्या होगा कि तुम्हारी कैटालिटिक यूनिट्स हैं ये क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगे। ये तुम्हारी कैटालिटिक यूनिट होंगी वो रिलीज हो जाएंगी। जैसे ये वाली हो गई तुम्हारी एक्टिव, ये एक्टिव हो गई, ये कहाँ जाके तुम्हारे काम करेंगी, फॉस्फोराइलेज काइनेज पे काम करेंगी और तुम्हारा जो ग्लाइकोजन का जो ब्रेक डाउन था ग्लूकोज में उसको कराने में हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है प्रोटीन काइनेज ए के बारे में कि 4 यूनिट होती हैं, 2 रेगुलेटरी होती हैं, 2 कैटालिटिक होती हैं। जैसे CMP आके बाइंड करेगा रेगुलेटरी अलग हो जाएंगी कैटालिटिक से, कैटालिटिक तुम्हारी एक्टिवेट हो जाएंगी और जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएंगी तुम्हारा सारा का सारा आगे वाला फंक्शन वो कर देती हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होंगी और मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो बस ये एक बार एक ऐसा समरी के बेसिस पे मैं तुम्हें सब चीज़ समझा रही हूँ। तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो तुम्हारा जो फॉस्फोकाइलेज था वो एक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है वो एक्टिव हो जाता है। कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोड ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। देखो अगर यहाँ पे काइनेजेस यूज हो रही हैं, काइनेजेस का मतलब यही था कि फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और फॉस्फोराइलेशन फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा, तो तुम्हारे ATPs होते हैं वो तुम्हारे फॉस्फोराइलेट ग्रुप को पास करते रहते हैं। जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तुम्हारे ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करा देती है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। तो ये काम होता है। देखो प्रोटीन काइनेजेस एक का बात करती हूँ मैं। अगर जो मेरी प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाती है, अगर ये मेरी प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाती है तो ये 2 काम करती है। एक तो तुम्हारे फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करेगी, इसको एक्टिवेट करेगी जो तुम्हारे ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में बहुत रिस्पॉन्सिबल एंजाइम थी। और क्या करती है, जो तुम्हारी ग्लाइकोजन सिंथेज जो एक्टिव थी उसको कर देती है ये इनएक्टिव, उसको इनएक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से मेरा ग्लाइकोजन जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा और जो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन है, जो मुझे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज चाहिए था उसको बनाने में हेल्प करेगी। तो प्रोटीन काइनेज ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्लाइकोजन को सिंथेसिस को रोकने के लिए और ग्लूकोज को फॉर्म कराने के लिए। तो ये चीज़ें याद रखनी है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Now, here I'm gonna say you about these things कि हाँ कि ये चीज़ें बहुत easy हैं, बहुत चीज़ें वैसी हैं, लेकिन तुम्हें खुद से तुम्हें समझ में आएगा when you start solving the previous year questions, because जब तक तुम वो previous year questions solve करना start नहीं करोगे you will not get anything। क्या करना है आपको, मैं अगर मैं ये वाला टॉपिक बढ़ा रही हूँ तो मेरे टॉपिक के साथ साथ आप करते चलो। ये मैं हर क्लास में बोलती हूँ, हर बच्चे को बोलती हूँ। अगर तुम्हें GRF क्लियर करना है, तुम्हें टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आने चाहिए कि जो भी प्रीवियस से क्वेश्चंस आए हुए हैं सबको सॉल्व करो। ये इसके क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा रखे हैं, तो तुम जाके एक बार ये पढ़ने के बाद, जो भी बच्चा नया है, अगर जो पुराना है वो देख रहा है इट्स ओके, जो भी बच्चा अगर नया है और उस पहली बार पढ़ रहा है या फिर तो तुम मुझे प्लेलिस्ट में जाके प्रॉपर वाली वीडियोस देखना, अगर वो नहीं देखनी है तो इसके बेसिस पे ही तुम क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। जो मैंने सेल सिग्नलिंग के आई थिंक अलग से क्वेश्चन बना रखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की बात करती हूँ। तो जैसे तुम्हारा कोलेरा टॉक्सिन बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको मतलब नॉर्मली नहीं लेना है। कोलेरा टॉक्सिन क्या करता है, जो तुम्हारा विब्रियो कोलेरा जो बैक्टीरिया होता है वो इसको सीक्रेट करता है, विब्रियो कोलेरिया, ठीक है। ये क्या करता है, तुम्हारी G सब यूनिट को मॉडिफाई कर देता है और इनहिबिट कर देता है तुम्हारी GTPase एक्टिविटी को। अब मुझे बताओ कि अगर मेरी अल्फा सब यूनिट अगर मेरी अल्फा सब यूनिट की जो GTPase एक्टिविटी इनहिबिट हो गई, GTPase एक्टिविटी किसके लिए रिक्वायर्ड थी, जब उसको अपनी स्टेबल फॉर्म में वापस आना होता था, अल्फा बीटा गामा के पास में आना होता था, तो वो क्या करता था, GTPase का यूज़ करता था और GTP को कन्वर्ट कर देता था GDP में। लेकिन अगर ये GTPase जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो गई तो मुझे बताओ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो क्या होगा, तुम्हारी जो अल्फा सब यूनिट है वो एक्टिव की एक्टिव ही रहेगी, एक्टिव की एक्टिव रहेगी, मतलब तुम्हारा जो एडेनाइल साइक्लिस है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत रिमेन एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहेगा, वो बनता ही रहेगा। वो क्या करता रहेगा, CAMP का जो सीक्रेशन है उसको बहुत बढ़ा देगा और जैसे CAMP का सीक्रेशन बहुत बढ़ जाएगा तुम्हारा बहुत ज़्यादा जो फ्लूइड होगा वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में।
और इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा वाटर भी लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा ग्लूकोज बन जाएगा तुम्हारी बॉडी में, अगर तुम शुगर को कहीं भी डाल के देख लो, वो क्या करा देती है, डिहाइड्रेट करा देती है, चीज़ों में से पानी को निकाल लेती है। वैसे ही क्या करेगा, अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा वाटर का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हें डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस हो सकता है। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में तुम्हारे पानी की कमी हो सकती है। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया होगा। ये तुम्हारा जी अल्फा बीटा गामा हो गया, जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो जी अल्फा सब यूनिट से बाइंड रहता है। इसके पास एक जीटीपीएस एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये वापस से इधर आ सकता था, लेकिन कॉलेरा टॉक्सिन क्या करता है, इस जी अल्फा को जी अल्फा एक्टिव फॉर्म में ही रहने देता है। ये किससे बाइंड करता था, एडेनाइल साइक्लेज को। ये एक्टिवेट रहेगा क्योंकि अगर ये एक्टिवेट है तो इसको भी एक्टिवेट रखेगा, अगर ये एक्टिवेट है तो सीएमपी का फॉर्मेशन भी इंक्रीज करता रहेगा, और अगर सीएमपी का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा तो तुम्हारी बॉडी में डिहाइड्रेशन वाली प्रोसेस हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने बहुत अलग से कराया है, तो इसको याद रखना है। अब बात करते हैं एक पर्ट्यूसिस टॉक्सिन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इज वन ऑफ द सेवरल विरुलेंस फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज अ वूपिंग कफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है कि पर्ट्यूसिस क्या करता है, पर्ट्यूस क्या करता है, वूपिंग कफ करता है। एक तो ये चीज़ें याद भी रहनी चाहिए तुम्हें। एंड नाउ दिस वूपिंग कफ इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, for disrupting, for debilitating your respiratory tract infection. That means कि तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी टिश्यूज, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसको वहाँ पे म्यूकस का सीक्रेशन कर देगा, तुम्हें कफ आता रहेगा, तुम्हें लगता रहेगा कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है, या फिर जो क्या बोलते हैं इसको, आई डेंट रिमेंबर दैट नेम। तो जो मूविंग कफ होता है वो तुम्हारा कॉज कर सकता है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन या फिर बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये याद रखना है। अब ये क्या करता है, तुम्हारी जो जी अल्फा सब यूनिट होती है उसको इनएक्टिवेट कर देता है। अगर इनएक्टिवेट करता है तो जिसकी वजह से तुम्हारा जो पाथवे है, जो सिग्नलिंग पाथवे है, वो माउंट कर लेता है डिफेंसिव रेस्पॉन्स अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो क्या करता है, जिसकी वजह से तुम्हारा इन्फेक्शन होगा, और ये जो जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो ट्रैक्ट है वो प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाता है, और क्लियर नहीं हो पाता इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से तुम्हें वूफिंग कफ होने लग जाता है। तो ये क्या याद रखना है, ये इनएक्टिवेट कर रहा है जी अल्फा सब यूनिट को, जबकि वो जो मेरा था जी अल्फा सब यूनिट को पूरा टाइम ही एक्टिवेट रख रहा था। तो इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फोटो रिसेप्टर की, कौन सा वाला, जी ट्रांसड्यूसिन वाला जो है, जी ट्रांसड्यूसिन वाला जो था उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, ये तुम्हारी रॉड सेल्स होती हैं, ये तुम्हारी कोन सेल्स होती हैं। तो जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं रॉड सेल्स पे, रेटिना में जो होते हैं, वो जीपीसीआर होते हैं, दैट इज रोडॉप्सिन। तो ये जो रिसेप्टर है उनका नाम है रोडॉप्सिन, और वो एक जीपीसीआर का रिसेप्टर है। और ये तुम्हारे फोटो रिसेप्टर जो होते हैं रॉड सेल पे प्रेजेंट होते हैं इन द रेटिना ऑफ द आई ना। अब क्या होता है, जैसे इन पे लाइट पड़ती है, जैसी लाइट पड़ती है तो क्या होता है, रोडॉप्सिन इज एक्टिवेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय एसोसिएट विद द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दैट इज 11 सिस रेटिनल व्हिच देन आइसोमराइज टू ऑल ट्रांस रेटिनल। ऐसा करते हैं, एक बार फिगर के थ्रू पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या हुआ, तुम्हारा ये तुम्हारी लाइट आई, जैसे ही तुम्हारी लाइट आती है तो तुम्हारे जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब जो तुम्हारे रोडॉप्सिन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, तुम्हारे रोडॉप्सिन जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये जो तुम्हारी ऑप्सिन यूनिट है वो रेटिनल से आके बाइंड कर जाएगी, और तुम्हारे जितने भी ऑल सिस रेटिनल जो होंगे, जैसे एक्टिवेट होगा तुम्हारे ऑल सिस रेटिनल जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे ऑल ट्रांस रेटिनल में। तो ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे तुम्हारा रोडॉप्सिन एक्टिवेट हो गया, ऑल ट्रांस में कन्वर्ट हुआ, रोडॉप्सिन एक्टिवेट हो गया। रोडॉप्सिन जैसे एक्टिवेट होगा, ये तुम्हारे जी अल्फा सब यूनिट जो थी, जी अल्फा सब यूनिट कौन सी थी, ट्रांसड्यूसिन वाली जो सब यूनिट थी, वहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्टिवेट कर देगा। जैसे ट्रांसड्यूसिन तुम्हारा एक्टिवेट होगा, जैसे तुम्हारा ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होगा, जी अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होगी, तो जी अल्फा क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये क्या करती है, एक फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, वो देख रहे हो तुम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम। ये क्या करती है, तुम्हारे सीजीएमपी को
ये जीएमपी में कन्वर्ट कर देती है, सी जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देती है और करा देती है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है जब तुम्हारे पोटेशियम आयन के चैनल्स ओपन हो जाते हैं और वो -40 मतलब -70 जाना चाहिए था -8 MB तक। अगर तुमने मेरी वो वाली क्लास नहीं देखी उसको देख लेना, उसको समझ में आ जाएगा। -80 MB तक उसका सिग्नलिंग को लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है और जो तुम्हारे सोडियम आयन के जो चैनल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। एक बहुत सिंपल सा फिनोमेना है कि अगर तुम्हारा डीपोलराइजेशन हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है मतलब सोडियम आयन का इनफ्लक्स हो रहा है, ठीक है, इनफ्लक्स हो रहा है। अगर तुम्हारा रीपोलराइजेशन हो रहा है, ये चीज़ें याद रखना, रीपोलराइजेशन हो रहा है तो तुम्हारे पोटेशियम आयन का ई फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है मतलब तुम्हारे पोटेशियम आयन का ई फ्लक्स ज़्यादा हो चुका है और तुम्हारा जो सोडियम आयन है वो क्लोज हो चुके हैं। तो ये होता है तुम्हारा क्लोज, तो यहाँ पे रीपोलराइजेशन में भी क्लोज हो जाते हैं। तो ये होता है तुम्हारा इसका पूरा फंक्शन कि लाइट आएगी, लाइट आने के बाद तुम्हारा जो ऑप्शन यूनिट है वो रेटिनल से बाइंड करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा और ऑल सिस रेटिनल को ऑल ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा। तुम्हारा रोडोप्सिन जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, तुम्हारे जीपीसीआर के जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, दैट इज जी अल्फा एक्टिवेट हो जाएगा। जी अल्फा क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो तुम्हारे सी जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देगा और ये जीएमपी जो है हाइपर पोलराइजेशन करा देगा, मतलब तुम्हारे सोडियम आयन क्लोज हो जाएंगे और तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे तक नहीं जाएगी, मतलब डीपोलराइजेशन नहीं होगा। एक और डायग्राम है, इसके बारे में बात कर लेते हैं या फिर हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसके से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं बोल रही थी। क्या होता है, 11 cis retinal will convert into all trans retinal. Now after the all trans retinal, this basically responsible for activating the G alpha transducin. Now the activated G alpha transducin will act over a CGMP phosphodiesterase enzyme. Now this phosphodiesterase enzyme is responsible for converting a CGMP into a GMP. ठीक है, ये GMP में कन्वर्ट कर देगा एंड दिस GMP बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरपोलराइजेशन. And hyperpolarization, the sodium ions channels will remain open while the potassium ion will remain open while the sodium ion channels become closed. जैसे ही क्लोज हो जाएंगे, क्लोज होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मेरी आगे तक जानी चाहिए थी वो जाने नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि डीपोलराइजेशन होता तो मेरी इन्फॉर्मेशन जाती। Now this CGMP label in the retinal cells is translated to the nerve impulse directed to the CGMP and ion channel in the plasma membrane. तो ये सारा फंक्शन होता है। अब हम देख लेते हैं लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा और लाइट की एब्सेंस में क्या होगा। जैसे मैंने तुम्हें लाइट के एब्सेंस में बताया कि लाइट आएगी, तुम्हारा ऑप्शन विल एक्टिवेट. नाउ दिस ऑप्शन विल एक्टिवेट एंड इट further convert the 11 cis retinal into the 11 trans retinal. Okay, now this 11 trans retinal responsible for making a rhodopsin active. Now rhodopsin became active. Rhodopsin is basically responsible for activating a GPCR signaling, that is a G transducin. Okay, G alpha transducin will activate and that responsible for activating a phosphodiesterase enzyme. Now this phosphodiesterase enzyme will convert the CGMP into a GMP. Now this GMP is responsible for hyperpolarization that finally lead into the sodium channel ion close and causes an hyperpolarization. तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर तुम्हारी लाइट प्रेजेंट है तो। अगर तुम्हारी लाइट प्रेजेंट नहीं है, अगर तुम्हारा डार्क रीजन हो रखा है, नाइट हो रखी है, तो अगर नाइट हो रखी है तो मतलब क्या हुआ, दे विल बी नथिंग टू एक्टिवेट द ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन तभी एक्टिवेट होता जब लाइट होती है, तो ऑप्शन विल रिमेन इनएक्टिवेटेड. दे विल बी नो कन्वर्जन इन द फ्रॉम द C11 cis retinal to the 11 trans retinal. If there will be no conversion, the rhodopsin will remain inactive. If the rhodopsin will remain inactive, the GPCR is also being in the state of inactiveness, वो भी तुम्हारा inactive रहेगा and then phosphodiesterase will not do its work. It will not convert the CGMP into GMP, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा CGMP होगा उसका लेवल हाई हो जाएगा. It will remain at a higher stage और तुम्हारा GMP का जो लेवल होगा वो कम आ जाएगा और जैसे ही कम आएगा वैसे तुम्हारा ये एक्स्ट्रा हुआ, ये तुम्हारा क्या होगा, सोडियम चैनल्स विल ओपन, सोडियम चैनल का हो जाएगा इनफ्लक्स. जैसे इनफ्लक्स होता है विट लीड टू द डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन हो जाएगा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो नर्व तक चली जाएगी, न्यूरॉन्स के थ्रू तुम्हारे ब्रेन तक चली जाएगी. तो ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा जो भी मैंने अभी बताया है तुम्हें.
आई होप तुम्हें जीपीसीआर वाला ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर किसी को भी है तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ भी है तो तुम क्वेश्चंस कर लेना, उसके थ्रू तुम्हारे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब आते हैं मैप काइनेज पाथवे पे। अगर मैप काइनेज पाथवे की बात करती हूँ तो ये भी एक कैस्केड ऑफ अ प्रोटीन काइनेसिस है दैट आर हाईली कंजर्व्ड इन द इवोल्यूशन एंड प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सिग्नल ट्रांजेक्शन इन ऑल द यूकैरियोटिक। अगर बात करती हूँ सेंट्रल एलिमेंट्स इन द पाथवे आर द फैमिली ऑफ द प्रोटीन सीरीन एंड थ्रेओनिन काइनेज कॉल्ड मैप काइनेजेस। तो अगर मैं बात करती हूँ इसकी मैप काइनेसिस पाथवे की, काइनेज का मतलब होता है जो चीज़ों को फॉस्फोराइलेट करने वाला है। तो जो इनकी एक्टिविटी होती है वो फॉस्फोराइलेशन पे डिपेंड करती है कि वो आगे फॉस्फोराइलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पाथवे के लिए कि वो फॉस्फोराइलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। जो फॉस्फोराइलेशन बेसिकली होता है इनका, वो तुम्हारा सीरीन या फिर थ्रियोनिन काइनेज पे होता है। और सीरीन और थ्रियोनिन क्या होती है बेटा, ये होती है अमाइनो एसिड्स। इन अमाइनो एसिड पे क्या करेंगे, वो फॉस्फोराइलेट करेंगे और इन काइनेज एक्टिविटी की वजह से फॉस्फोराइलेशन होगा और तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आगे पास हो जाती है। सो दैट आर एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू वेराइटी ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स एंड अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। इन हायर यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे सी एलिगेंस हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, फ्रॉग्स हो गया, मैमल्स हो गया, मैप काइनेजेस आर द यूबिक्विटस रेगुलेटर्स ऑफ द सेल ग्रोथ एंड द डिफरेंशिएशन। तो जितने भी मैप काइनेजेस हैं वो तुम्हारे ग्रोथ में हेल्प करती हैं, तुम्हारे डिफरेंशिएशन में हेल्प करती हैं, तुम्हारे डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो इन सबका ये सारा काम होता है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो क्या होता है, अगर मैं ग्रोथ फैक्टर्स की बात करती हूँ, तुम्हारे बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हो गया, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, न्यूरल ग्रोथ फैक्टर्स हो गए। तो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तुम्हारा कोई भी ग्रोथ फैक्टर्स आगे बाइंड करेगा, जैसे ही बाइंड करेगा तुम्हारे जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस होते हैं, देखो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, अगर मैं रिसेप्टर्स की बात करती हूँ, इन पे क्या होता है, टायरोसिन प्रेजेंट होता है। जैसे तुम्हारा कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आके बाइंड करके कोई भी लिगेंड आके बाइंड करता है, इनके अंदर काइनेज वाली एक्टिविटी होती है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, फॉस्फोराइलेट कर देते हैं आपस में। आपस में फॉस्फोराइलेट करने के बाद इनके पास अडेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे अडेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनसे बाइंड रहते हैं। जैसे तुम्हारा सॉस हो गया, GRB2 हो गया, तो ये सारे के सारे आपस में बाइंड रहते हैं और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे GRB2 एक्टिवेट रहेंगे या फिर सॉस एक्टिवेट हो जाएगा, ये क्या करते हैं, तुम्हारे आगे इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं जो होती है तुम्हारी रेस के पास में। अब रेस को तुम बिल्कुल कंपेयर करके चलो जी प्रोटीन की तरह, जी प्रोटीन की तरह रेस क्या होता है ये एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पूरा पाथवे कंप्लीट कर लेंगे। देखो रेस क्या होता है, तुम्हारी एक रेस ऐसी प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे आगे इन्फॉर्मेशन को पास करने वाली है। जैसे तुम्हारी जी अल्फा पास करती थी, वैसे तुम्हारा रेस का काम होता है। रेस के पास भी तुम्हारी GTPase एक्टिविटी होगी, है ना। अब क्या होता है, ये भी तुम्हारे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड रहती है, मतलब GDP से बाइंड रह सकती है या फिर GTP से बाइंड रह सकती है। अगर एक्टिव फॉर्म में होगी तो GTP से बाइंड रहेगी, और अगर इनएक्टिव फॉर्म में है तो GDP से बाइंड रहेगी। तो ये तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये रेस हो गया तुम्हारा। GDP से अगर बाइंड था तो वो इनएक्टिव स्टेट में था, किस में था, इनएक्टिव स्टेट में था। अब क्या होता है, जैसे वहाँ पे ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर आया था, जो क्या कर रहा था, तुम्हारे GTP को एक्सचेंज कर रहा था GDP के साथ में। तुम्हारा यहाँ पे जैसे GTP आके बाइंड होगा, ये कैसे आ जाएगी, एक्टिव स्टेट में आ जाएगी, एक्टिव स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। और उसको फिर से वापस जाना था, क्योंकि उसको तो इन्फॉर्मेशन किसी को देनी थी और उसको वापस जाना था। तब कौन सी आती है, गैप आता है। गैप का मतलब होता है GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन मतलब जो GTPase एक्टिविटी है, GTPase का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई प्रोटीन जो तुम्हारे GTP का ब्रेक डाउन करा रही हो। अगर GTP का ब्रेक डाउन करा रही है मतलब उसको GDP में तोड़ रही है, GDP में तोड़ रही है तो मतलब क्या हुआ, तुम्हारा फिर से उसको इनएक्टिव स्टेट में डाल रही है। अब क्वेश्चन यहाँ से काफी आते हैं, अगर तुम देखोगे कैंसर बायोलॉजी देख लो या फिर तुम ये देख लो, 50% जो क्वेश्चन है सिर्फ इसी वाले डायग्राम से, 50% क्वेश्चन है इसी डायग्राम से। क्वेश्चन क्या आता है कि अगर अगर मेरा जी मतलब GTPase वाली एक्टिविटी, ठीक है, रेस GTPase वाली एक्टिविटी ब्रेक डाउन हो गई या फिर क्या हो गया, वो खराब हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, अगर GTPase वाली एक्टिविटी खराब हो गई तो मेरी जो रेस GTP था वो एक्टिव रहेगा, वो एक्टिव रहेगा। अगर ये एक्टिव रहेगा तो तुम्हारी सेल की ग्रोथ कराएगा, ग्रोथ कराएगा, सेल का प्रोलिफरेशन कराएगा, उसका डेवलपमेंट कराएगा। अब
अगर जीटीपी पूरा टाइम एक्टिवेट रहेगी तो ये पूरा टाइम तुम्हारा सेल का ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन सब करा देगा। जो क्या कर सकता है, जो तुम्हारा कर सकता है कैंसर कॉज, क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। क्यों? जब तुम्हारी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, जब तुम्हारी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, जब तुम्हारा कोई कंट्रोल्ड नहीं रहता है, तब तुम्हारा कैंसर कॉज हो जाता है। तो ये जो रेस है ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कैंसर बायोलॉजी की। अगर मैं बात करती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। चलो अब पूरा पाथवे कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, तुम्हारा जो रेस जीटीपी था वो एक्टिवेट हो गया। ये जीडीपी जो था वो मेरा जीटीपी में एक्टिवेट हो गया। ये क्या करता है, मेरे एक पाथवे है, इसको याद रखो बस ऐसे करके। तुम्हारा रेस एक्टिवेट होगा, रेस एक्टिवेट करेगा रेफ को, रेफ एक्टिवेट करता है मैक को, मैक को एक्टिवेट करेगा। ये जो मैक होता है वो करता है तुम्हारे ईआरके को एक्टिवेट, और ये जो ईआरके होता है तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे और इस इन्फॉर्मेशन को जो टारगेट तक पहुंचानी थी उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं। अगर मैं रेफ की बात करती हूँ तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये मेम्ब्रेन से बाउंड रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। और इस पर जो एक्टिविटी होती है वो मैप काइनेज, ट्रिपल काइनेज की एक्टिविटी होती है, ट्रिपल काइनेज की एक्टिविटी होती है। जैसे वो नीचे नीचे आता जाएगा तुम्हारी डबल काइनेज हो जाएगी, फिर तुम्हारा सिंगल काइनेज आएगी। तो जो एक्टिविटी होती है काइनेज की वो यहाँ से कम होती जाती है। और जो रेफ होता है उस पर ट्रिपल काइनेज की एक्टिविटी होती है, काइनेज 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 होता है। अगर मैक की बात करूँगी उसमें 2 काइनेजेस आएंगे, और हमारे ईआरके की बात करूँ तो सिंगल काइनेजेस रह जाता है। तो ये तुम्हारा पाथवे होता है रिसेप्टर, अगर मैं काइनेसिस पाथवे की बात करती हूँ तो। अब बात कर लेते हैं, मैंने इंसुलिन वाला पाथवे शायद नहीं डाला है, तो वो पाथवे तुम जाके अलग से पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है, तो फिर इसीलिए मैंने शायद नहीं डाला। अगर डाला है तो बेटर है, एक बार देख लेते हैं कि मैंने क्या डाला है, मुझे खुद याद नहीं आ रहा ये वाली चीज़। अब क्या होता है, तुम्हारे यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर आएगा। ग्रोथ फैक्टर आने के बाद जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को अडेप्ट, जैसे क्या होता है, जैसे तुम चार्जर लगाते हो अपना, चार्जर क्या होता है, वो भी अडेप्टर होता है जो तुम्हारा चार्जर होता है। तुम क्या करते हो, लाइट को डायरेक्टली, मतलब जो तुम्हारा स्विच बोर्ड है वहाँ पे तुम उसको लगा देते हो, एक अडेप्टर की तरह काम कर रहा है। अब ये क्या करता है, इस इन्फॉर्मेशन को, जो लाइट वाली इन्फॉर्मेशन है उसको पास करेगा कहाँ पे, तुम्हारे चार्जर वाले पॉइंट में पास करेगा। और चार्जर वाला पॉइंट जो होगा वो भी अडेप्टर की तरह काम करेगा, तुम्हारे फोन में इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा है। वैसे ही अडेप्टर क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लेंगे, यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लिया और पहुँचाएंगे आगे। आगे किसके पास पहुँचा दिया, सॉस के पास पहुँचा दिया, सॉस के पास पहुँचा दिया। जिसके बाद जीई वाली एफ वाली एक्टिविटी थी, उसने क्या करा, रेस को जीटीपी से कन्वर्ट कर दिया जीटीपी में। ठीक है, जीटीपी में जैसे ही कन्वर्ट करेगा रेस को, वो किसको एक्टिवेट कर देगा, रेफ को एक्टिवेट करेगा। रेफ किसको एक्टिवेट करेगा, मैक को एक्टिवेट करेगा। मैक किसको करेगा, ईआरके को करेगा। उसके बाद ट्रांसमिशन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पास हो जाएगी। ये होता है सारा का सारा तुम्हारा ये काम। देखो ये वाला एक बार देख लो, ये ग्रोथ फैक्टर आया, तुम्हारा कौन सा एक्टिवेट हुआ, GRB2 हुआ। उसके बाद सॉस एक्टिवेट हुआ, उसने रेस को एक्टिवेट करा। रेस जैसे एक्टिवेट होगा वो रेफ को एक्टिवेट कर देगा। रेफ क्या करेगा, अब रेफ जो होता है मैंने बताया इसमें काइनेज वाली एक्टिविटी कैसी होती है, 3 होती हैं। वो क्या करेंगी, फॉस्फोराइलेट करेंगी। अगर फॉस्फोराइलेट करेंगी तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, एटीपी चाहिए होगा। कहाँ से आएगा फॉस्फोरेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से लाना चाहिए, एटीपी से लाएगा। एटीपी से तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप आएगा, तुम्हारा मैक काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। इसके पास 2 एक्टिविटी रह जाएंगी फॉस्फेट की। उसके बाद ईआरके को फॉस्फोराइलेट करेगा जिसपे 1 एक्टिविटी रह जाएगी। और उसके बाद तुम्हारे जो भी न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन जो हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जो रिक्वायर्ड होंगे फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोलिफरेशन, इन सब के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर इसीलिए मैंने बोला था, अगर रेस जीटीपी की एक्टिविटी हमेशा के लिए ओपन हो गई, हमेशा के लिए ओपन हो गई, तो ये जो पाथवे है पूरा का पूरा ओपन रहेगा। अगर ये पाथवे पूरा ओपन रहेगा, तुम्हारी सेलुलर ग्रोथ जो होगी वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गई तो क्या हो जाएगा, कैंसर कॉज हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जो रेस है मेरा, जो रेस है मेरा एक ऑन्कोजीन की तरह काम कर रहा है। यस, ये एक ऑन्कोजीन की तरह काम कर सकता है। नॉर्मली ये प्रोटोऑन्कोजीन की तरह काम करता है जो तुम्हारा सेलुलर ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी कोई म्यूटेशन हो जाती है, अगर थोड़ी सी भी म्यूटेशन हो जाएगी तो तुम्हारा ऑन्कोजीन की तरह काम कर सकता है। ऑन्कोजीन क्या कर सकता है, तुम्हारा कैंसर कॉज कर सकता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी तुम लोगों को। अब आते हैं तुम्हारे थोड़े बहुत सेकेंडरी जो मैसेंजर थे उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कैसे फॉर्म हो रहे हैं, क्या फॉर्म हो रहा है, एक ये वाला बात कर लेते हैं कि कैसे पाथवेज एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, क्रॉस टॉक भी कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये है तुम्हारा GPCR। ये क्या है, तुम्हारा GPCR है। ठीक है, ये GPCR क्या करता है, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है।
जी प्रोटीन बेसिकली क्या कर सकता है, तुम्हारे एडेनाइल साइक्लिस के बाद में एक प्रोटीन आती है दैट इज पीएलसी बीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएलसी बीटा एक प्रोटीन आती है, उसको एक्टिवेट कर सकता है। ये जो पीएलसी बीटा क्या करती है, तुम्हारी PIP2 को कन्वर्ट कर देती है किसमें, IP3 में, और डैग में कन्वर्ट कर देती है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है। तो ठीक है, ये तुम्हारा IP3 हो गया और तुम्हारा डैग हो गया। ये जो IP3 होता है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जो डैग होता है वो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एडेनाइल साइक्लिस की बात करी थी, CMP की बात करी थी, वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करा था। लेकिन अगर मैं डैग की बात करती हूँ, बहुत बार क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देते हैं, डैग की बात करती हूँ प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेगा। अब ये जो सी होता है वो तुम्हारे कैल्शियम पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड होता है, कैल्शियम से इसकी एक्टिविटी बढ़ती है, तो ये सेलुलर एक्टिविटी और माइटोजेनेसिस में काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि खाली GPCR ही रिस्पॉन्सिबल है इस कैल्शियम पाथवे को ओपन करने के लिए या फिर IP3 को बनाने के लिए, डैग को बनाने के लिए। और भी पाथवेज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे तुम्हारे टायरोसिन लिंक्ड पाथवेज हो गए, रिसेप्टर्स हो गए, जैसे जहाँ पे PDGF बाइंड कर गया, EGF जाके बाइंड कर गया। ये क्या होता है, ये जो पाथवेज होते हैं ये तुम्हारे करते हैं रिसेप्टर का डायमराइजेशन कराते हैं। देखो, अगर इंसुलिन वाले की मैं बात नहीं करी है, शायद नहीं है, मैंने डाला ही नहीं है वाला, अगर डाला है तो वेल एंड गुड। देखो क्या होता है, तुम्हारा ये रिसेप्टर हो गया, ठीक है, ये रिसेप्टर हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारे अलग अलग यूनिट में प्रेजेंट था। जैसे ही तुम्हारा लिगेंड आके बाइंड करता है, हो सकता है एक से बाइंड करे, हो सकता है दोनों से बाइंड करे। जैसे ही दोनों बाइंड कर जाते हैं, बाइंड करने के बाद ये फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं और ये कर जाते हैं एक्टिवेट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो रिलीज करते हैं दैट इज PLC गामा। डिफरेंस पता होना चाहिए, PLC बीटा कहाँ से आया है, GPCR से आया है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ने क्या दिया है, गामा दिया है। गामा दिया है, ये क्या करेगा, तुम्हारे फिर से PIP2 को कन्वर्ट कर सकता है IP3 और डैग में। मतलब एक पर्टिकुलर पाथवे के लिए दो दो तुम्हारे पाथवे रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, दो दो सिग्नलिंग पाथवेज काम कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, फिर से तुम्हारी सेलुलर एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और क्या करते हैं, ये तुम्हारे गैप को एक्टिवेट करेंगे, रेस को रेफ मैक काइनेज ये भी काम कर रहे हैं, और PI3 को काइनेज को भी एक्टिवेट करते हैं, जिसमें PIP3 को कन्वर्ट करके ये एक्टिविटी शो हो सकती है। तो ये जो पाथवे होते हैं आपस में क्रॉस टॉक करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से बात भी करते हैं। अगर जैसे G वाला नहीं आ रहा है तो ये वाला काम कर देगा, ये नहीं आ रहा तो वो वाला काम कर देगा, तो आपस में ये सब बातें करते रहते हैं। अब आते हैं एमटोर एंड डेप्टोर पाथवे। आई थिंक तुम्हारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाले पाथवे मैंने शायद डालना भूल गई हूँ इसमें, पर कोई बात नहीं, अभी तुम इतना पढ़ लो। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है, मेरा अलग से जो क्लास ले रखी है मैंने, उस पर जाके पढ़ लेना। वो मेरे दिमाग से शायद निकल गया वो चीज़, मतलब दिमाग से नहीं निकला होगा, मतलब वो इतना ध्यान नहीं गया कि वो रह गया कि नहीं रह गया। एम्प्टोर रेप्टोर पाथवे की बात करती हूँ। ये जो एम्प्टोर रेप्टोर पाथवे होता है, ये एक्टिवेट किया जाता है बाय द रेब-बी। रेब-बी जो एक प्रोटीन होती है वो इसको एक्टिवेट करती है, और इसको इनहिबिट करने वाले बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो हम इसका पहले पाथवे देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे, जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, तुम्हारे अगर ग्रोथ फैक्टर्स नहीं आए, कोई ग्रोथ फैक्टर्स नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ है, और तुम्हारा लो एनर्जी पे तुम्हारा काम कर रहा है, तो क्या होता है, तुम्हारा एक AMP काइनेज जो होता है, जो AMP काइनेज जो होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है TSC2 और TSC1। ये क्या करके रखते हैं, तुम्हारे रेब बी प्रोटीन को इनहिबिट करके रखते हैं। इसको तुम्हारे रेब बी प्रोटीन को इनएक्टिवेट करके रखते हैं कि तुम्हें कोई फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अभी कुछ नहीं आया है, तो ये सब करके रखते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे तुम्हारे ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, तुम्हारा जो AKT काइनेज होता है, ये जो AKT काइनेज होता है, ये क्या करता है, इन TSC1 और TSC2 को क्या कर देता है, इसको इनहिबिट कर देगा। इनको बोलेगा तुम रुको ज़रा, तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, अब इनको भी अपना काम करने दो, तुम थोड़ा साइड में हटो। तो उसको थोड़ा साइड में हटा दिया जाता है, और TSC1 और TSC2 को बोल दिया जाता है कि तुम अपने आप को इनहिबिट कर लो। ये जैसे इनहिबिट हो जाते हैं, तुम्हारा रेब बी जो प्रोटीन है वो हो जाएगा एक्टिवेट। अगर वो एक्टिवेट हो जाता है वो, तो एमटोर और रेप्टर की जो सब यूनिट है, रेप्टर और एमटोर की जो सब यूनिट है उसको कर देगा एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं, ये मेरे 2-3 चीज़ काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट काम है, इनको याद रखना है। ये क्या करेंगे, तुम्हारे S6 काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। ये जो S6 काइनेज होती है, ये तुम्हारे राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं। राइबोसोमल प्रोटीन है, मतलब तुम्हारे ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगी। और एक होता है तुम्हारा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E,
एक बाइंडिंग प्रोटीन होती है, बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन क्या करती है, तुम्हारे इनिशिएशन फैक्टर 4E को इनएक्टिव करके रखती है, ये इनएक्टिव करके रखती है, ये इसको रोक के रखती है कि अभी तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम अगर छूट गई मुझसे, मेरे हाथ से अगर छूट गई तुम तो बहुत नुकसान कर सकती हो। लेकिन क्या होता है, जब तुम्हारा सेल सिग्नलिंग का पाथवे आता है, जब वहाँ पे ये है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा काम, तो ये रेप्टर पाथवे क्या करते हैं, रेप्टर पाथवे क्या करते हैं, इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। अगर ये इनएक्टिवेट हो जाती हैं तो मेरे जो EIF4E है वो एक्टिव हो जाएगा और तुम्हारा ट्रांसलेशन कराने में हेल्पफुल रहेगा। तो ये पाथवे होता है एम्टो रेप्टर पाथवे। अगर मैं बात करती हूँ एम्टो रेप्टर पाथवे की, प्रोटीन काइनेसिस की, जो एक्टिवेट किया जाता है रेप बी के द्वारा किया जाता है, जिसको इनिबिट किसने कर रखा था, रेप बी को, तुम्हारे TSC1 जो होता है, TSC2 होता है, वो तुम्हारे इसको इनिबिट करके रखते हैं। लेकिन जैसे तुम्हारा AKT काइनेज आता है, जैसे AKT काइनेज आता है वो इनको इनिबिट कर देता है, जो उसको रोक के रखा था उसको इनिबिट कर देगा और तुम्हारा क्या करेगा, एक्टिवेशन करा देगा रेप बी प्रोटीन का। जैसे ही रेप बी तुम्हारी एक्टिवेट हो जाएगी, तुम्हारा एम्टोर और रेप्टर का जो पाथवे था वो एक्टिवेट हो जाएगा, ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करेगा, और जो AMP काइनेज था वो एक्टिवेट करके रखता है TSC1 और TSC2 को, जिसको इनिबिट कर दिया उसने। अभी जो एम्टोर और रेप्टर पाथवे क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ S6, ये S6 काइनेज को एक्टिवेट करेंगे, जो तुम्हारे राइबोसोमल प्रोटीन को जो फॉस्फोराइलेट करती है, जो ट्रांसलेशन में जो हेल्प करती है। और किसको फॉस्फोलाइट कर देते हैं, EIF4E बाइंडिंग प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसको फॉस्फोलाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से मेरा EIF4E एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक्टिवेट होकर मेरा ट्रांसलेशन शो कर देगा। तो ये होता है तुम्हारा एम्टो रेप्टर पाथवे। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। अब आते हैं जेग स्टेट एंड TGF बीटा स्मेड पाथवेज पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जेग स्टेट क्या होते हैं, TGF बीटा स्मेड पाथवेज क्या होते हैं। याद रखना है, ये जो पाथवेज होते हैं इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें होती है टायरोसिन एक्टिविटीज़। ये जो टायरोसिन एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या कर सकती हैं, वो तुम्हारे फॉस्फोराइलेशन करा सकते हैं, और जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के लिए। ऐसा कर लेते हैं, हम एक पाथवे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। देखो क्या होता है, तुम्हारा कोई भी साइटोकाइन आके बाइंड हुआ, ठीक है, साइटोकाइन आके बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद क्या होता है, ये तुम्हारा साइटोकाइन हो गया, ये बाइंड हो गया। तुम्हारा जो होता है जेनस काइनेसिस जो होती हैं, ये जो काइनेसिस है मतलब इनके पास है एक एक्टिविटी जो ये क्या करती है, फॉस्फोराइलेट करा सकती हैं। ये क्या करा सकती हैं, फॉस्फोराइलेट करा सकती हैं। तो क्या होता है, तुम्हारी जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें तुम्हारी जो स्टेट STAT जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री पड़े हुए होते हैं। अगर तुम्हें प्रॉपर क्लासेस देखनी है ना, तुम वो वाली देखना, अभी मैं तुम्हें सिर्फ जल्दी जल्दी तुम्हें पाथवेज बता रही हूँ। ये जो स्टेट होता है ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म में फ्री रहता है। तो ये जो काइनेसेस हैं ये क्या करती हैं, इनके जो प्लेसेस हैं तो इन पे क्या कर देंगी, फॉस्फोराइलेट करा देती हैं, इनको फॉस्फोराइलेट करा देती हैं। जैसे ये स्टेट तुम्हारी फॉस्फोराइलेट हो जाएंगी, जैसे तुम्हारी ये फॉस्फोराइलेट हो जाएंगी, ये क्या बना देती हैं, ये बना लेती हैं आपस में डायमर। देखो कैसे मिल गई, ये बना दें इन्होंने डायमर। जैसे ये डायमर फॉर्म कर लेते हैं, ये तुम्हारी साइटोप्लाज्म से, ये तुम्हारी साइटोप्लाज्म से विल एंटर इनटू द न्यूक्लियस एंड शो ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन इनका हो जाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन विल रिमेन ऑन जब तक ये तुम्हारा ये जो सिग्नलिंग पाथवे से आ रहा है। तो ये होता है तुम्हारा जेगस्टेट पाथवे। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। JEG-STAT and TGF-beta SMAD pathways illustrate more direct connection between the growth factors receptor and the transcription factors, in which the targeted transcription factors are phosphorylated directly by the receptor protein tyrosine kinases. So receptor के पास में ही प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से वो उसको फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं। जेगस्टेट पाथवे जो होता है, स्टेट प्रोटीन्स होती हैं, स्टेट प्रोटीन का नाम होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। मतलब जो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेंगे, उसका ट्रांसडक्शन बढ़ाएंगे एंड एक्टिवेशन करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का, तो ये होती है स्टेट प्रोटीन्स। Now, the STAT proteins are the family of the 7 transcription factors that contain a SS2 domain. तो इसके अंदर SS2 डोमेन होता है, ये आपस में ऐसे करके बाइंड कर जाएंगे, बाइंड करने के बाद न्यूक्लियस में चले जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन करा देंगे। ओके अब आते हैं TGF बीटा रिसेप्टर्स पे। तो TGF बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो डाइमर होते हैं टाइप 1 का और टाइप 2 का, ठीक है। टाइप 1 पॉलीपेप्टाइड होगी, टाइप 2 पॉलीपेप्टाइड होगी, उसका ये डाइमर होंगे। अब जो टाइप 2 रिसेप्टर होता है वो, अब एक बार मैं इसको समझा देती हूँ, फिर इसके थ्रू समझा देती हूँ। देखो ये तुम्हारा टाइप 1 था,
रिसेप्टर का, ये वाला, और ये था टाइप 2। अब क्या होता है, जैसे तुम्हारा TGF बीटा यहाँ पे आके बाइंड करेगा, जैसे TGF बीटा आके बाइंड करेगा, ये बीटा, ये सेकंड वाली यूनिट क्या करती है, सेकंड वाली यूनिट क्या करती है, ये फर्स्ट वाली यूनिट को कर देगी फॉस्फोराइलेट। जैसे ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, जैसे ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, तुम्हारी जो स्मेड प्रोटीन होती है, जो स्मेड प्रोटीन होती है, जो तुम्हारी साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई थी और इससे अटैच्ड थी, ये क्या करता है, जैसे ये फॉस्फोराइलेट हो जाता है, ये स्मेड प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करा देता है। किसको, स्मेड प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करा देगा। जैसे ही स्मेड प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होती है, ये कहाँ पे जाएगी, तुम्हारी न्यूक्लियस में जाएगी और तुम्हारा क्या करा देगी, ट्रांसक्रिप्शन करा देगी, और जो तुम्हें सेल ग्रोथ करवानी थी, सेल प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन कराना था, वो सारा का सारा यहाँ से हो जाएगा। तो ये होता है TGF बीटा का स्मेड के साथ कनेक्शन। So type 2 receptors phosphorylate and activate the type 1, which then phosphorylate a SMED protein. Now phosphorylate SMED translocate to the nucleus and activate the transcription of a target genes. तो ये काम होता है तुम्हारे TGF बीटा का, अगर मैं बात करती हूँ तो। नेक्स्ट है NF कापा बीटा रिसेप्टर्स। देखो NF कापा बीटा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये 5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं इम्यून सिस्टम की बात करती हूँ, इन्फ्लेमेशन की बात करती हूँ, प्रोलिफरेशन की बात कर रही हूँ, सेल ग्रोथ की बात कर रही हूँ, तो अगर कोई भी तुम्हारा वायरल इन्फेक्शन आ रहा है या फिर कभी DNA डैमेज हो रहा है, साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, तो ये जो NF कापा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और तुम्हारे आगे प्रोलिफरेशन में, तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेशन में काम करते हैं। इसका पहले हम लोग देख लेते, चार्ट देख लेते, उसके बाद हम इसको प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे इसके थ्रू। देखो क्या होता है, ये तुम्हारा सिग्नल हुआ, सिग्नल होने के बाद क्या होता है, तुम्हारा जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो बेसिकली जो भी तुम्हारे प्रोटीन्स हैं, वो तुम्हारे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं विद द हेल्प ऑफ आई कापा बीटा। ये जो आई कापा बीटा होता है, वो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स को इनएक्टिवेट करके रखता है, कोई जरूरत नहीं है किसी को, तो ये एक इनहिबिटर की तरह काम करता है, इनहिबिटर की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास सिग्नल आता है, जैसे तुम्हारे पास सिग्नल आएगा, ये वाला जो सिग्नल आया है, ये क्या करता है, इस आई कापा बीटा का करा देता है फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन जैसे ही हो जाएगा, तुम्हारा डिग्रेडेशन हो जाता है, तुम्हारा जो आई कापा बीटा है उसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन कराया जाता है, मतलब उसका यूबिक्विटिनेशन करा दिया जाता है। यूबिक्विटिनेशन जैसे ही होगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका कोई कम फंक्शन नहीं रहेगा। और जो ग्रीन कलर की तुम्हें NF कापा बीटा जो प्रोटीन्स दिख रही हैं, वो तुम्हारी डायमर जो फॉर्म था, वो इस आई कापा बीटा से फ्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिग्रेडेशन करा दिया गया, क्योंकि क्यूटिनेशन करा दिया गया, प्रोटेजोमल डिग्रेडेशन करा दिया गया। ये जो NF कापा बीटा होंगे, ये NF कापा बीटा जो होंगी, साथ में यूनिट्स आ जाएंगी, ये दोनों यूनिट्स आ गई साथ में, आने के बाद क्या डायमर फॉर्म कर लेंगे, और डायमर जो होगा वो तुम्हारे न्यूक्लियस में चला जाएगा, ट्रांसलोकेट हो जाएगा इनटू द न्यूक्लियस, एंड इन द न्यूक्लियस द ट्रांसक्रिप्शन विल ऑन। तो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो ऑन हो जाएगा, और जो तुम्हारा सेलुलर ग्रोथ हो गया, ये सब चीज़ें वो कराने में हेल्प करेगा। तो ये होता है NF कापा बीटा। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, साइटोकाइंस अगर तुम्हारे बाइंड कर सकते हैं, तुम्हारे ग्रोथ फैक्टर्स आके बाइंड कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया। अभी जो NF कापा बीटा होता है, वो तुम्हारे आई कापा बीटा यूनिट से बाइंड रखता है, आई कापा बीटा यूनिट से बाइंड रखता है, जो एक इनहिबिटर होता है। लेकिन जैसे सिग्नल आता है, इसका करा जाता है प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। जैसे डिग्रेडेशन होता है, जैसे फॉस्फोराइलेशन टारगेट ऑफ आई कापा बीटा फॉर यूबिक्विटिनेशन एंड डिग्रेडेशन बाय द प्रोटियोसोम, freeing the NF kappa beta to translocate to the nucleus and induce expression of the target genes। तो ये होता है तुम्हारे NF kappa beta का सारा फंक्शन। नाउ नेक्स्ट है तुम्हारा हेजहॉग पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है और बहुत बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। हेजहॉग पाथवे है, इसमें क्या होता है, तुम्हारे दो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, एक होता है पेस्ट और एक होता है स्मूदेंड। ठीक है, स्मूदेंड होता है और एक होता है पेस्ट। तो दो चीज़ें होती हैं इसमें, टू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, एक होगा पेस्ट और एक होता है स्मूदेंड। तो जो हेजहॉग होता है वो मेरा पैच से बाइंड करेगा, पैच वाले से बाइंड करेगा, जो एक नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम कर रहा था स्मूदेंड के लिए। एक बार वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, ये तुम्हारा पेस्ट है, ये तुम्हारा स्मूदेंड है। ठीक है, अब क्या होता है, तुम्हारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ से कोई अटैच नहीं है, तो एक माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करके रखता है, तुम्हारी कोस्टल टू फ्यूज्ड प्रोटीन को, ये क्या कर सकते हैं, ये फ्यूज्ड और कोस्टल प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिलके क्या करते हैं, इस CI-155 को, ये फ्यूज्ड
कोस्टल और माइक्रोट्यूब्यूल, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, तुम्हारी CI-155 को ये इनएक्टिव करके रखते हैं और बेचारे का क्या करा देते हैं, इसका करा देते हैं क्लीवेज, और क्लीवेज जैसे ही कराते हैं इसका ब्रेकडाउन हो जाता है CI-75 में, CI-75 में इसका ब्रेकडाउन करा देते हैं बेचारे का, उसका छोटी यूनिट बना देते हैं। अभी जब ये CI-75 तुम्हारी न्यूक्लियस में जाती है, जैसे ही तुम्हारी न्यूक्लियस में जाती है, ये तुम्हारा हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ये क्या कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कर देता है। लेकिन जब ये हेजहॉग पाथवे जब होता है तो तुम्हारा जब ये आके बाइंड करता है, कोई सिग्नल आके बाइंड करता है पेस्ट वाले से, पेस्ट वाले से जब बाइंड करता है तो स्मूदंड क्या करता है, ये उनको बोलता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम मेरे पास आओ। तो ये क्या करता है, फ्यूज्ड और कोस्टल टू को खुद से बाइंड करा देता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड नहीं होने देता है, खुद से बाइंड करा देता है। जैसे ही खुद से बाइंड करा लेगा, अगर वो उसको क्लीव करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं कर पाते, वो उसको छोड़ देते हैं, उनका कॉन्फर्मेशन ऐसा चेंज हो जाता है कि वो CI-155 को पकड़ के नहीं रख पाते। अगर पकड़ के नहीं रख पाते वो हो जाता है फ्री, वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो वो जाके तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन से एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन ऑन करा देगा न्यूक्लियस में जाके। तो ये होता है तुम्हारा हेजहॉग का पाथवे। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। हेजहॉग क्या करेगा, तुम्हारे पैच से बाइंड करेगा, पैच से बाइंड करेगा जो नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है स्मूदेंट के लिए। स्मूदेंट क्या करता है, प्रोपेगेट करता है इंटरसेलुलर सिग्नलिंग को, वो क्या करता है, क्यूबिटस इंटरप्ट्स की अगर मैं बात करें CI-155 है और CI-75 है, ये क्या होता है, ये तुम्हारे ड्रोसोफिला में ग्लाई बोलते हैं, और सॉरी मेमस में ग्लाई बोलते हैं, ड्रोसोफिला में क्यूबिटस इंटरप्टस बोलते हैं। तो क्या होता है, जो CI जो होता है वो मेंटेन रखा जाता है किसकी वजह से, कॉस्टल टू, और जो मेरी माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से ये फ्यूज्ड प्रोटीन जो होती हैं ये इसको बाइंड करके रखती हैं, उसका डिग्रेडेशन करा देती हैं, किसमें, CI-75 में डिग्रेडेशन करा देंगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी इसमें डिग्रेडेशन करा देंगी, डिग्रेडेशन कराने के बाद उसका कोई भी ट्रांसक्रिप्शन ऑन नहीं होगा। लेकिन जैसे तुम्हारा हेजहॉग बाइंड करता है, तुम्हारा इंटरेक्शन हो जाता है स्मूदेंट का, किससे, कॉस्टल 2 से और तुम्हारी दूसरी वाली से, जिसकी वजह से CI-155 जो होता है फुल लेंथ वाला विदाउट एनी ब्रेकडाउन, वो ट्रांसलोकेट हो जाता है न्यूक्लियस में और एक्टिव कर देगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टारगेट जीन। ये काम होता है तुम्हारे हेजहॉग पाथवे का। अब आते हैं WNT पाथवेज पे। जैसे मैं तुम्हें बताया कि ये जो पाथवेज हैं बेसिकली ये क्या कैरी करते हैं, अगर इन्फॉर्मेशन की बात करती हूँ तो इनसे याद रखना है, ये WNT पाथवेज हो गए, इनकी चीज़ें याद रखो, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। WNT पाथवेज की बात करती हूँ मैं, अगर WNT पाथवेज अगर एब्सेंस है, मतलब अगर वो नहीं प्रेजेंट है, एक बार उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिगर के थ्रू समझ लेते हैं पहले। अगर WNT पाथवेज में WNT नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ WNT है, तो क्या होता है, एक मेरी फिजल्ट रिसेप्टर्स होते हैं, ट्रांसमिटेड रिसेप्टर्स होते हैं, और एक होते हैं LRP रिसेप्टर्स। ये क्या करके रखते हैं, ये अपने आप को इन सबसे बाइंड नहीं होने देते। कौन कौन सी प्रोटीन से, डिसेबल्ड, ये डिसेबल्ड क्या करती है, ये तुम्हारे GS3 बीटा जो होती है, GS3 बीटा, देखो जहाँ पे भी GS के आएगा ना, ये तुम्हारे नॉर्मली इनिबिट करने का ही काम करेगी। ये GS3 बीटा क्या करती है, एक्सिन के साथ मिलके और APC के साथ मिलके, मतलब ये गली का वो है, चोर नहीं होते एक, हाँ ये चोर है GS3 बीटा। ये क्या करता है, इसके चेले चपाटे भी होंगे, इसका चेला कौन है, एक्सिन इसका चेला है और इसका APC इसका चेला है, ठीक है। ये तीनों के तीनों मिलके क्या करते हैं, इस बीटा कैटेनिन प्रोटीन का, बेचारे इस बीटा कैटेनिन प्रोटीन का क्या करा देते हैं, फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं, उसको बेचारे को डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, डिग्रेडेशन करा देते हैं उसका। अगर इसका डिग्रेडेशन हो जाता है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है न्यूक्लियस तक नहीं जाएगी, और कोई इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस तक नहीं जाएगी तो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो WNT का अगर एब्सेंस है, अगर WNT प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है, तुम्हारा फिजल्ट और LRP जो होंगी कोई भी उसमें हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो तुम्हारी GS3 बीटा थी वो एक्सिन या फिर APC से बाइंड करके रहेंगे और तुम्हारी जो बीटा कैटेनिन है उसका डिग्रेडेशन करा देंगे। अगर मैं बात करती हूँ प्रेजेंस ऑफ WNT की, प्रेजेंस ऑफ WNT की बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो WNT है वो बाइंड कर जाता है तुम्हारे फिजल्ट से और LRP से बाइंड कर जाएगा। अगर जैसे ये बाइंड करेगा, तुम्हारा जो डिसेबल्ड है वो एक्सिन यहाँ पे बाइंड करा लिया LRP ने अपने साथ, डिसेबल्ड क्या करेगा, इन APC और GS3 बीटा की जो यूनिट है उनको ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब इन चोरों को उसने अलग अलग स्टेट में डाल दिया। अगर चोरों को अलग अलग स्टेट में डाल दिया, अपने गली में तो शेर बन रहे थे, लेकिन अभी अलग अलग हो गए तो शेर की जो धार थी वो अब कम हो जाएगी, अब ये ज्यादा अपना कुछ काम नहीं कर पाएंगे।
जब ये काम नहीं कर पाएंगे GSK3 बीटा, जब अपना ये काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जो तुम्हारा बीटा कैटेनिन होगा वो हो जाएगा फ्री। जैसे ही फ्री हो जाएगा, जैसे ही फ्री होगा तुम्हारा बीटा कैटेनिन, वैसे ही तुम्हारा क्या करा देगा कि यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, उनके साथ बाइंड करेगा और तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करा देगा। तो ये काम होता है। अगर WNT पाथवे का अगर क्वेश्चन में आता है तो एक एक चीज़ को याद रखना है। सो क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ द WNT द बीटा 3 कैटेनिन इज फॉस्फोराइलेटेड बाय द GSK3 बीटा। GSK3 बीटा क्या करता है, इसको फॉस्फोराइलेट करा देता है और उसका यूबिक्विटिनेशन करा देता है, डिग्रेडेशन करा देता है। लेकिन जो WNT पॉलीपेप्टाइड अगर आके यहाँ पे बाइंड कर गया, अगर ये यहाँ पे आके बाइंड कर गया, तो तुम्हारे जो फ्रिजल्ट और LRP जो रिसेप्टर थे, जो सेल सरफेस रिसेप्टर थे, वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं डिसेबल्ड को। डिसेबल्ड का मतलब क्या हुआ, उसने इन तीनों के जो जुट था, जो तीनों ने जो ग्रुप बना रखा था, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। सो लीड टू इनिबिशन ऑफ एक्सिन APC एंड GSK3 बीटा कॉम्प्लेक्स। इनको अलग अलग शहर में डाल दिया, अब इनका फंक्शन खत्म कर दिया। Now this result in the stabilization of the beta catenin which translocate to the nucleus and form the complex TCF ALF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और तुम्हारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा WNT पाथवे। आप बात करते हैं डेल्टा नॉच पाथवे की, ये भी एक इंपॉर्टेंट पाथवे है। तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होनी चाहिए, तुम्हें से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोटीन काम आ रही है, क्या क्या काम आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है इन पाथवेज का। चलो ये एक सब फिगर के थ्रू कर लेते हैं एक बार। देखो डेल्टा नॉच पाथवे में क्या होता है, ये सेल टू सेल सिग्नलिंग कराते हैं। जैसे सेल 1 हो गया, ये सेल 2 हो गया, तो ये सेल टू सेल सिग्नलिंग कराएंगे। ये एक ही सेल के अंदर काम नहीं हो रहा है, 2 सेल के अंदर काम हो रहा है, कि एक से इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक में काम हो रहा है। तो जो डेल्टा पाथवे होता है, जो डेल्टा रिसेप्टर है वो पहली वाली सेल का है, जो नॉच्ड पाथवे है ये दूसरी वाली सेल का है, और दोनों के दोनों बीच में कहाँ मिल रहे हैं, बीच ही जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ पे जाके अपने आप एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब ये क्या होता है, जो नॉच्ड पाथवे होता है, इसमें एक रिसेप्टर, एक सिग्नलिंग टेल प्रेजेंट होती है, सिग्नलिंग टेल प्रेजेंट होती है। तो क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन इसने पास करी, इसने इन्फॉर्मेशन जो पास करी, मतलब डेल्टा ने कोई इन्फॉर्मेशन बोली कि आज कुछ पेपर होने वाला है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन बोली डेल्टा ने, नॉच ने सुन लिया। नॉच ने सुनने के बाद उसको अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे टेल में रख लिया, ठीक है, टेल में उस इन्फॉर्मेशन को रख लिया। अब एक एंजाइम होती है विच इज गामा सीक्रेटेज। गामा सीक्रेटेज क्या करती है, इस नॉच्ड पाथवे की जो टेल है उसको क्लीव कर देती है, इसको क्या कर देगी, क्लीव कर देगी। ये गामा सीक्रेटेज ने क्या करा, इस टेल को क्लीव कर दिया, इस सिग्नल जो मॉलिक्यूल था इसको क्लीव कर दिया। जैसे ये क्लीव हो जाएगी, ये क्लीव हो गया, क्लीव होने के बाद ये जाएगी मेरी न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाने के बाद ये मेरे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वहाँ पे जाके बाइंड करेगी और मेरे ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करा देती है। तो याद रखना है, न्यूक्लियस में आएगी और ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करा देगी। ये होता है डेल्टा नॉच पाथवे, सेल टू सेल सिग्नलिंग होती है। The notch pathway is another highly conserved signaling pathway that control the cell fate during the animal development. नॉच सिग्नलिंग पाथवे इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट सेल टू सेल इंटरेक्शन है, कोई बीच में नहीं आ रहा है, खुद एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं ड्यूरिंग अ डेवलपमेंट। नॉच इज अ लार्ज प्रोटीन with a single transmembrane domain that serve as a receptor for signaling by transmembrane receptor that is delta on the surface of adjacent cells। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस चीज़ की बात करती हूँ, हाँ अगर मैं इस चीज़ की बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरा का पूरा ओवरव्यू है तुम्हारा। और आई एम सो सॉरी, मैं टायरोसिन काइनेज पाथवे इसमें नहीं रखा, आई डोंट नो पता नहीं कैसे स्किप हो गया, ये समझ ही नहीं आया मुझे। तो ये आप मेरी उस साइड से कर लेना, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इतना सारा इससे कर लिया है तो एक बार वहाँ से रिवाइज कर लेना उसको भी। अभी मैं ऐड नहीं कर सकती, वरना मैं ऐड कर देती उसको, पर कोई बात नहीं, तुम वहाँ से पढ़ लेना उसको। एड्रेनालाइन साइक्लिस की बात करती हूँ, CMP की बात करती हूँ, तो जो मेरा ACTH हार्मोन हो गया, LH हार्मोन हो गया, FSH हो गया, ये कहाँ पे होते हैं, ये गोनेडल हार्मोन्स होते हैं। TSH हो गया तुम्हारा, और ADH हो गया, SCG हो गया, MSH हो गया, CRH हो गया, कैल्सिटोनिन, PTH, ग्लूकागॉन। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो हैं, जो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स हैं तुम्हारे GP से या सिग्नलिंग से काम कर रहे हैं, एड्रेनालाइन साइक्लिस से काम कर रहे हैं, बेसिकली एड्रेनालाइन साइक्लिस से काम कर रहे हैं, और CMP जो है इनका सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। अगर मैं बात करती हूँ फोस्फोलाइपेज C की और IP3 कैल्शियम की, कि उस पर कौन कौन एक्टिवेट कर सकता है उनको, तो तुम्हारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गए, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन हो गए,
जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है आई थिंक वो हमारे सारे एक्टिवेट कर रहे हैं IP3 कैल्शियम को। ADH हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, तो ये सारे के सारे तुम्हारे IP3 कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं, ये सब एक्टिवेट कर सकते हैं मतलब इसको। स्टेरॉइड हार्मोन मैकेनिज्म की अगर बात करती हूँ तो तुम्हारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, ये तो मैं बता चुकी हूँ, ईस्ट्रोजन हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, सारे कहाँ से बन रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल इनका प्रिकर्सर है, कोलेस्ट्रॉल इनका प्रिकर्सर है। एल्डोस्टेरोन हो गया, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिक एसिफेरॉल, ये हो गया, थायराइड हार्मोन हो गए, ये सारे के सारे तुम्हारे स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी की बात करती हूँ, टायरोस काइनेज हार्मोन्स की बात करती हूँ, तो तुम्हारा इंसुलिन हो गया, तुम्हारा IGF-1 हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, प्रोलैक्टिन हो गए, ये सारे के सारे तुम्हारे टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी में आते हैं, वहाँ पे मैकेनिज्म में आते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। ग्वानालाइट साइक्लिस की बात करती हूँ, CGMP की अगर मैं बात करती हूँ तो तुम्हारा एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर हो गया जो तुम्हारे हार्ट में बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये पूरा मैं फंक्शन तुम्हें समझा चुकी हूँ इसका। तो ये सारी जो चीज़ें हैं याद रखनी है। CGMP किसका काम कर रहा है, टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म किसके साथ हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है तुम्हारे जो पार्ट बी क्वेश्चन होता है, जो पार्ट बी पार्ट होता है उसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है डायरेक्टली आ जाता है कि तुम्हारा सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन सा है, तुम्हारा कौन सा टायरोसिन काइनेज पाथवे के थ्रू काम आ रहा है, कौन सा तुम्हारा स्टेरॉइडल रिसेप्टर है, कौन सा तुम्हारा CGMP जिसमें एक्टिवेट हो सकता है। तो ये टेबल है, एक बार इसको याद कर लेना, मतलब याद तो क्या, तुम एक बार पढ़ोगे तो खुद ही याद हो जाएगा कौन सा किस में है। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं फीडबैक की। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं जैसे मैंने कोई मार्केट से सामान खरीदा, अब वो मुझे सामान बहुत अच्छा लगता है तो वो एक मुझसे फॉर्म फिल करवाते हैं कि आपको सामान अच्छा लगा है, आपको सामान गंदा लगा है या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो सामान अच्छा लगा है गंदा लगा है इस पर क्या डिपेंड करेगा, अगर सामान मुझे अच्छा लगा है मैं दोबारा से जाऊँगी, उसको पॉजिटिव फीडबैक दूंगी, वो मुझे दोबारा से वो सामान लेगा, मैं उसे बार बार खरीदती रहूँगी। लेकिन अगर मुझे वो सामान अच्छा नहीं लगेगा तो मैं उसको मना कर दूँ, मैं उससे फिर सामान नहीं लूँगी। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक। या फिर क्या होता है, मैंने बहुत ज़्यादा सामान ले लिया, जैसे मुझे घर की डेकोरेशन के लिए कुछ खरीदना था और मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में खरीद लिया, लेकिन वो जो शॉपकीपर है मेरे को बार बार बोल रहा है कि मैम और ले लो और ले लो, तो मैं उसको नेगेटिव फीडबैक दूंगी कि नहीं मेरे पास काफ़ी हो चुका है, अब मुझे नहीं चाहिए। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक। मतलब जैसे अगर तुम्हारा ए ने, जैसे ये मानो तुम ए था, ये तुम्हारा बी था और ये सी था, तुम्हारे ए ने बी को बनाया, बी ने सी को बनाया। अब क्या हुआ, जो सी है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्या चांसेस हो सकते हैं, अगर तुम्हारा सी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो तुम्हारा कैंसर हो सकता है, तुम्हारे ग्रोथ का जो डेवलपमेंट है वो रुक सकता है। तो अगर तुम्हारा ये सब हो जाएगा तो उसके लिए क्या करता है, ये जो सी वाला है ये उसको बोलेगा, जो ए वाले को बोलेगा कि प्लीज़ अब मुझे मत बनाओ, मैं ऑलरेडी बहुत बन गया हूँ। तो उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ, तुम अपना काम जो है उसको रोक दो, उसको बी को बनाना तुम छोड़ दो। तो वो बी को बनाना छोड़ देगा और तुम्हारी चीज़ें रेगुलेट हो जाएंगी। तो नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो तुम्हारी इन चीज़ों को रेगुलेट करके रखता है, कैसे रेगुलेट करना है, कैसे चीज़ों को बचाना है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब जैसे मैंने तुम्हें RB और E2F वाला बताया, वो वाला एग्जांपल एक प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक का काम करेगा। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारा ए बना रहा है बी को, बी बना रहा है सी को, लेकिन सी इतना वो है कि उसको और चाहिए, और चीज़ चाहिए, और बनाना है उसको, खुद को और बनवाना है उसको, जैसे इम्यून सेल्स हो गई, ठीक है, इम्यून सेल्स हो गई, टी लिम्फोसाइट्स हो गई, वो क्या करती है, वो खुद को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एंटीजन से लड़ाई करनी है, अगर एंटीजन इतना बड़ा है तो उनको सेल्स भी काफ़ी चाहिए, काफ़ी सेल्स चाहिए। तो जो इम्यून सेल्स होती हैं खुद को पॉजिटिवली रेगुलेट करती हैं, बार बार वो बनवाती रहती है कि और बनाओ और बनाओ और बनाओ। ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक, इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव फीडबैक बोला जाता है, मतलब तुम्हारी बार बार बनाती रहेंगी वो, ठीक है। अब आता है फीड फॉरवर्ड रिले। फीड फॉरवर्ड रिले का मतलब क्या है कि एक अगर चीज़, अगर ए मेरा इस ऑप्शन को बना रही है, EBF को बना रही है, तो जो ए है वो मेरे 2 पाथवेज पे या 3 पाथवेज पे वो काम कर सकता है, वो रिले करता है इन्फॉर्मेशन को बहुत जगह पे। फीड फॉरवर्ड रिले है, मतलब वो बहुत आगे की सोच के काम कर रहा है। जैसे किसी का अगर एम्प्लॉय है, उसका वो अपने एक एम्प्लॉय से भी बात करेगा और अपने जो वॉचमैन होगा उससे भी बात करेगा, तो पर्टिकुलरली वो फीड फॉरवर्ड रिले रखता है कि उसके बारे में उससे भी पूछ रहा है, वो खुद उससे भी पूछ रहा है, तो 2 जगह वो अपना काम चला रहा है। तो फीड फॉरवर्ड रिले क्या होता है, अगर एक मॉलिक्यूल वो इधर भी चीज़ों को रोक रहा है या फिर स्टिमुलेट कर रहा है और इधर भी स्टिमुलेट कर रहा है, तो 2 चीज़ों को अलग अलग बढ़ाएगा तो ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी, और चीज़ें अगर ज़्यादा बढ़ेंगी तो मतलब बॉडी को फायदा उतना होगा, तो फीड फॉरवर्ड रिले भी होता है।
उसके बाद आता है स्टिमुलेटरी क्रॉसटॉक। जैसे मैंने बताया था कि जब पीएलसी बीटा हो गया, पीएलसी गामा हो गया, एक जगह वो आके मिल गए वो पाथवेज। तो क्रॉसटॉक का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे पाथवेज तुम्हारी बॉडी में एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, या फिर एक एक प्रोडक्ट जो दूसरा वाला पाथवे बना रहा था ये वाला पाथवे बना रहा था, एक क्रॉस टॉक हो जाती है आपस में। तो हो सकता है वो क्रॉस टॉक जो होगा स्टिमुलेटरी होगा, हेल्पफुल हो सकता है, या फिर इनिबिटरी हो सकता है, एक दूसरे के फंक्शन को रोक भी सकते हैं। तो स्टिमुलेटरी का मतलब क्या है, ये आपस में ये दोनों मिल गए अचानक से। अब ये क्या करेगा, उसको बोलेगा कोई बात नहीं, तुम भी बना दो मैं भी बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिमुलेट कर देते हैं दोनों साथ में काम कर लेते हैं मिलके। इनिबिटरी में क्या होता है कि नहीं मैं करूंगा, खाली सिर्फ मैं वाली वाली बात आ जाती है, तो मतलब वो यहाँ पे इनिबिट कर देता है कि मैं बनाऊंगा तुम्हें इनिबिट करके रखूंगा। तो ये था इनिबिटरी क्रॉसटॉक। आई होप ये समझ में आया होगा। और टायरोसिन काइनेस का जो पाथवे है, जो इंसुलिन जो वाला पाथवे है, वो तुम मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना। जो भी नए बच्चे हैं, अगर जिन्होंने देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी नए बच्चे हैं वो इंसुलिन वाला पाथवे आरटी के पाथवे के नाम से होगा, तुम उसको जाके देख लेना। और यहाँ पे मैं लाना भूल गई उसको, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम एक पाथवे को ऐसे देख लेना और यहाँ से पाथवे तुम देख लेना कि कैसे सारे पाथवेज आए थे। तो अगर कोई भी नया बच्चा आया है, और देखो एक तो मेरी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं और मेरी अनअकैडमी में फ्री क्लासेस होती हैं। तो आप मेरी अनअकैडमी वाली जो स्पेशल क्लासेस हैं उनको फ्री ले सकते हो। आपको क्या करना है, कुमकुम गौतम नाम को सर्च करना है और फॉलो कर लेना है, जिसकी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे मेरी क्लासेस के। ठीक है, तो आप कर सकते हैं फॉलो, अगर करना चाहते हैं तो आप। देखो, अगर अनअकैडमी ऐप की बात करती हूँ, अनअकैडमी ऐप की बात करती हूँ, तो दो चीज़ें होती हैं वहाँ पे। एक फ्री क्लासेस होती हैं, दो सारे स्पेशल क्लासेस, एंड कुछ पेड क्लासेस होती हैं। नाउ दीज पेड क्लासेस बेसिकली प्रोवाइड यू प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर स्टडी, कि तुम्हें रेगुलर इन्वायरमेंट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस मिलती हैं वहाँ पे, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी आपको। आपको मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है, आपको क्विजेस कराई जाती हैं। तो काफ़ी इन्वायरमेंट हो जाता है ऐसा कि जहाँ पे तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई होती है, तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए, रिवीजन हो गया, ये सब कराया जाता है। और तुम बहुत सारी लाइव क्लासेस ले सकते हो, तुम जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो। तुम्हारी अपनी पढ़ने की जो लेवल है उसको देखना पड़ेगा, तुम जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो, जितनी चाहे क्लासेस उतनी ले सकते हो। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। बेसिकली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। आप जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, वैसे ही आप क्या करेंगे, आप अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप यहाँ पे सर्च इंजन में क्या डालेंगे, सर CSI UGC नेट डालेंगे, क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको क्या लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। वो क्या होता है, तुम्हारा पेड होता है, तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उसके लिए। आप 3 मंथ्स का ले सकते हैं, आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 मंथ्स का ले सकते हैं, 24 मंथ्स का ले सकते हैं। जो भी बच्चा अगर नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो 3 मंथ्स का उसके लिए इनफ है। क्यों, इससे उसका रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं, और ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आई एम टेलिंग यू। कोई बच्चा अगर 12 मंथ्स का लेना चाहता है वो ले सकता है। क्यों, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होंगी, तुम्हारा रेगुलर क्लासेस के साथ साथ आपका सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। आपको नोट्स जो हैं वो PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है, क्विजेस होती हैं, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी कुछ नॉलेजेबल होता है। आपका JRF बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मेरा कोर्स है वो 26 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 24 मंथ्स का जो है वो पूरा कोर्स चलता है। इसमें आप अगर कोई मास्टर्स का फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का बच्चा है वो ले सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा JRF भी क्लियर हो जाएगा। क्या होता है, नॉर्मली तो तुम्हें पेमेंट करना होता है 11,550 का पेमेंट करना होता है, लेकिन आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ KUM 10। इस कुमकुम 10 करने से क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और 10% ऑफ के साथ साथ मेरे कोर्स के साथ साथ जितने और भी टीचर्स हैं आपके CSI UGC नेट के, आपको सबके कोर्सेज मिल जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस आई थिंक फ्री होती हैं सबके लिए। फ्री मतलब पेड हो चुका है, लेकिन सबकी क्लासेस आप ले सकते हो। फ्री मतलब वो वाला फ्री नहीं है, हाँ वो पेड करना पड़ेगा। कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, 10,395 को पे करना है फॉर 1 ईयर, 1 साल का अमाउंट है। आई थिंक अगर तुम कहीं बाहर कोचिंग लेने जा रहे हो, अगर तुम कहीं दिल्ली वगैरह कोचिंग लेने जा रहे हो, अबाउट 1 ईयर 1.5 लाख लग जाता है तुम्हारा। क्यों, क्योंकि 35,000 तो तुम्हारा 6 महीने का कोचिंग का ही ले लेते हैं, और तुम्हारा रेंट वगैरह का 10,000 पर मंथ हो जाता है, तो तुम्हारा 1.5 लाख रुपये लग जाता है। यहाँ पे तुम घर बैठे आराम से तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट, अगर सच में किसी का पढ़ने का मन है तो।
आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ईएमआई के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। आप नॉर्मली आप पेमेंट कर सकते हो 10,395 का। कैसे आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 1000 रुपये पर मंथ कर दिए, ऐसे आप पे कर सकते हो। तो आई थिंक ज़्यादा टफ भी नहीं रहता है, काफ़ी ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए कि आपको एक साथ इतने सारे पैसे पे नहीं करने हैं, आप ये कर सकते हो। देखो ये फ़ायदा क्या है, देखो अगर तुम बाहर कोचिंग लेने जा रहे हो कहीं, तो 35,000 रुपीज़ चलो तुम्हें 6 महीने के दे भी दिए, तो मैं लगता है कि चलो ठीक है, सूटेबल है। वहाँ पे तुम्हारे कभी कभी कोर्स भी कंप्लीट नहीं कराया जाता है, तुम्हें कोर्स भी कंप्लीट नहीं कराया जाता है, और वो इन्वायरमेंट भी नहीं मिलता है। मतलब तुम इतना सारा क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हो, तुम हफ्ते में से 2 क्लासेस हो रही है, एक क्लासेस हो रही है, ऐसे क्लासेस होती है। यहाँ पे आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हो, जिस टीचर का आपको पसंद आ रहा है उसका ले सकते हो। लेकिन जो कोड अप्लाई करना है वो कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसकी वजह से आपको ये हो जाएगा कि 10% ऑफ मिल जाएगा। आप यूपीआई के थ्रू ले सकते हो, वॉलेट के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, तो आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, आपको CSI UGC नेट को सर्च करना है, वहाँ पे सर्च करोगे। सर्च करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, 10% ऑफ मिलेगा। और जो मेरा कोड चल रहा है वो तो मिलेगा मिलेगा, जितने भी और CSI UGC नेट के टीचर, कितने भी टॉप एजुकेटर्स है, कोई भी है, आपको सबकी लाइव क्लासेस मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच। आई होप आरटीके वाला जो पाथवे है प्लीज़ उसको वहाँ से देख लेना। सॉरी मैं पता नहीं कैसे स्किप हो गया माइंड से। तो आरटीके वाला पाथवे वहाँ से देख लेना। और ये सब करने के बाद एक बार तुम क्वेश्चंस लगा के देखना, प्रीवियस ईयर वाले जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको लगा के देखना। अगर वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो मुझे बता देना। वैसे मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस, अगर नहीं होते हैं एक बार वो वाली क्लासेस देख लेना डिटेल वाली, क्योंकि उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो सेल सिग्नलिंग का जो मैंने क्वेश्चंस वाला वो भी डाला हुआ है, तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अगर प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो तुम वहाँ से देख सकते हो, जो मैंने वीडियो डाली हुई है वहाँ से देख लेना, वहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे इजीली। तो इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है, तो वहाँ से मिल जाएंगे, तो देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।